वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो एफएम के फास्ट ट्रैक बैच को ऑप्ट कर रहे हैं। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फास्ट ट्रैक मोड पे फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का डिसीजन लिया है। मैं पहले ही आपको ज़रा कुछ बातें जल्दी जल्दी से बता दूं कि फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कटौती कर दूंगा, कम पढ़ाऊंगा, मैं कोई टॉपिक उड़ा दूंगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जो मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूँ वही कंसेप्ट मैं आपको फास्ट ट्रैक में भी पढ़ाऊंगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे। रेपिटेशनल क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि रेगुलर में एक ही चीज़ के 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं हमने, बट हो सकता है फास्ट ट्रैक में उसका 1 या 2 क्वेश्चन रखा हो। अगर रेगुलर में किसी चीज़ के 40-50 क्वेश्चन हैं, तो आपके करिकुलम में उसी के 20-22-23 क्वेश्चन होंगे। मतलब ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन होते हैं, आधे या आधे से थोड़े से ज़्यादा, ऐसे सोच के चलिए आप। बट कंसेप्चुअली कोई भी कमी नहीं होती है, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, राइट? मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैच किस तरीके से चलेगा। बैच हमारा डेली चलेगा। इसी वक्त क्लासेस हुआ करेंगी रोज़। आपने क्या क्या मेंटेन करना है, हमारी तरफ से आपको क्या क्या डिलीवर होगा अगर आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट कर रखा है तो। एफएम के फास्ट ट्रैक बैच में आपके पास 2 बुक्स आएंगी। एक बुक 1 होगी जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे हमारे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बुक होगी। और बुक 2 होगी जो थ्योरी की बुक होगी। ये हार्ड कॉपी मिलेगी आपको अगर आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट किया है। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है तो ये बुक्स आपको ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल जाएंगी, डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगी। आप डाउनलोड करके खुद से प्रिंट करा सकते हैं अगर आपने सॉफ्ट कॉपी वाला बैच लिया होगा तो। ठीक है जी। अगला सवाल उठता है कि सर हमें रजिस्टर्स कितने मेंटेन करने हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2 रजिस्टर्स मेरे हिसाब से मेंटेन करने चाहिए। एक रजिस्टर होना चाहिए जो कंसेप्ट्स का हो, और एक रजिस्टर होना चाहिए जो क्वेश्चंस का हो। और क्वेश्चंस में ही आप क्लास वर्क, होमवर्क दोनों कर सकते हो। रेगुलर वालों को मैं बोलता हूँ क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग। उनके 3 रजिस्टर बनवाता हूँ, आप 2 ही बनाओ, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास में ही करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, 30% आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप ये बातचीत आपको समझ आ गई। सर कंसेप्ट को अलग क्यों? देखो, आप जब रिवीजन करोगे ना आखिरी डे, तो ये आपका कंसेप्ट रजिस्टर बहुत काम आएगा। ये पतला रजिस्टर होना चाहिए, 150-200 पेज का होगा, चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटा 400 पेज का रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस रजिस्टर में कम पेज होंगे तो भी चल जाएगा। मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? क्योंकि इसमें हमें पूरे एफएम की बेसिकली बेसिक्स लिखने हैं, ताकि आखिरी समय एक बात को ध्यान रख के चलना, पहले दिन से ही आखिरी दिन को ध्यान रख के चलना। आपने पढ़ाई करनी है जो भी, अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी पढ़ रहे हो आप पढ़ किस लिए रहे हो? आप पढ़ रहे हो उस 1 एंड अ हाफ डे के लिए, जिस दिन में आपने अपनी एफएमएसएम की तैयारी करनी है, ताकि उस वक़्त आप सब कुछ रिवाइज़ कर सको अपना ऑडिट का पेपर दे के आने के बाद। अगर आपकी रिवीजन इस समय में, इस फ़ेज़ में अच्छी हो गई, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, इस पैटर्न के साथ ही तैयारी करनी है कि आपका अंत जो है, एग्ज़ाम का दिन है, वो बहुत अच्छा बीते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट रजिस्टर अपना अलग से बनाएँ। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? हम आपको और क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये एमसीक्यू टेस्ट होंगे जो देयर एंड देन उसी वक्त चेक होते जाएंगे। जैसे ही आप चैप्टर पूरा करेंगे, आप एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चेक करके आपको मार्क्स बता देगा, आपको सजेस्टेड सोल्यूशन दे देगा। इनफैक्ट मैंने इस बार ये सोचा, मैं इनमें से कुछ टेस्ट की वीडियोस भी आपके साथ बैठ के रिकॉर्ड करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके उन टेस्ट को वीडियोस के फॉर्म में भी आपको दूंगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं उस टेस्ट के अंदर वो भी रिजॉल्व हो जाए। साथ ही साथ हम आपको यूनिट टेस्ट देंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है कुछ चैप्टर्स के टेस्ट बने हुए हैं जो कि आपको मिलेंगे, और वो सेल्फ चेक करने होंगे, वो सेल्फ इवैल्यूएशन मोड पे होंगे, यानी वो आप अपने लिए खुद ही टेस्ट चेक करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो हमें भेज सकता है, हम उसे चेक करके भेज सकते हैं। और एंड में 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे। 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे, और ये मॉक टेस्ट हम चेक करके देंगे, यानी चेक बाय अस। इसे हम खुद चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ, मेरी टीम चेक करती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है। यानी ये हम लोग खुद चेक करते हैं। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें गलती से भी मत छोड़िएगा। ये कब होते हैं? जब भी आपका अटेम्प्ट है। अब जब भी आपका अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स 3 महीनों में होते हैं। तो अगर किसी का एग्ज़ाम जनवरी का है, या किसी का एग्ज़ाम मई का है, या किसी का एग्ज़ाम सितंबर का है, तो उससे 1 महीना पहले होंगे ये दोनों एग्ज़ाम्स। इसका मतलब, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई मई के लिए तैयारी कर रहा होता, तो उसका टेस्ट होता मार्च के लास्ट वीक में, मार्च लास्ट वीक, एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में। यहाँ पे होंगे 2 एग्ज़ाम। ऐसे ही जो सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ पे होगा उनका एग्ज़ाम। आई होप आपको मेरी बातचीत समझ आ गई कि कब-कब होंगे। इसी तरीके से जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा दिसंबर
नवंबर एंड और दिसंबर बिगिनिंग में एक एक टेस्ट होता है, जिसके थ्रू वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और ये टेस्ट हम चेक करके देते हैं, फुल टेस्ट होता है, प्रॉपर टेस्ट कंडीशंस में आपके टेस्ट होंगे। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आपने कैसे पूछने हैं? डाउट के लिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत करता हूँ। व्हाट्सएप पे डाउट आपने मुझसे कैसे पूछना है उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। आप हमारी टीम से प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। वैसे आपके बैच में भी मैं प्लेलिस्ट डलवा दूंगा। वो प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियोज़ हैं जिसमें आपके सारे मेजर सवालों के जवाब है कि आप मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उससे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ, आप चैट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे भेजना है, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कितने समय में आएगा, वो सारी चीज़ों के लिए हमने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो आपको प्री रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगी। और जो व्हाट्सएप पर डाउट है वो आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, मैं उसका आपको या तो ऑडियो नोट भेजूँगा, और बहुत कोई अजीब क्वेश्चन होगा आपका तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ, बट 90% ऑफ द केसेस में ऑडियो नोट से काम बन जाता है। ठीक है जी। और आप ये पूछेंगे कि सर जो आप बुक्स दे रहे हैं इसमें क्या-क्या कवरेज है? तो मैं आपको ये बता दूँगा कि हमारी बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और स्टडी मटेरियल, इन सब का जो रेलेवेंट पार्ट है वो कवर्ड है। अब मुझे कोई बच्चा ये पूछता है कि सर क्या फास्ट ट्रैक बैच में पूरा स्टडी मैट कवर है? देखो मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, इन चारों में से जो रेलेवेंट पार्ट है वो कवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सोचो एक क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में भी आ चुका है, कभी एमटीपी में भी आया 3 साल पहले, स्टडी मैट में भी उसके जैसा क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है। तो मैं 3-3 बार क्वेश्चन नहीं रखूँगा, 3-3 बार रखूँगा तो रेगुलर बैच हो जाएगा। तो फास्ट ट्रैक में मैं इसको 1 या 2 बार रखूँगा। तो हो सकता है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरटीपी का क्वेश्चन रख लिया हो, स्टडी मैट का ना रखा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टडी मैट कवर नहीं हो रहा, बट वो सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ रखा था, फिगर्स चेंज होके, और हो सकता है इस स्टडी मैट में 4 बातें पूछी थी, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में 5 बातें पूछी थी, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को रख लिया होगा ताकि मैं बड़ा क्वेश्चन उसका पढ़ा सकूँ आपको। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा। सो इट गिव्स यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कंप्लीट कवरेज, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम कम समय में बेहतर कवरेज कर सकें। ऑल गुड टिल नाउ? आप मेरी सारी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? परफेक्ट, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब हमें प्रोसीड करना चाहिए अपने आज के चैप्टर के साथ। हम आज जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला चैप्टर होगा लिवरेजेस का। ध्यान दीजिएगा, और मुझे पहले ही बैच में प्रॉमिस कर दो कि कौन-कौन कंप्लीट लाइव क्लासेस अटेंड करने वाला है, कंप्लीट आने वाला है, सही समय पे आने वाला है, और साथ-साथ होमवर्क करने वाला है। होमवर्क ज़रूर करने वाला है। आइए, हमारा चैप्टर है लिवरेजेस। अब आप अपनी नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ-साथ आप नोट्स लिखेंगे। जैसे-जैसे मैं लिखूँगा, साथ-साथ आप नोट्स लिख सकते हो, और मैं समझाता भी जाऊँगा। पहला सवाल ये उठता है कि सर ये लिवरेजेस होती क्या हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं लिवरेजेस होती क्या हैं? सर कुछ बच्चों ने हो सकता है कि पहले कभी सेल्फ स्टडी करने की कोशिश भी की हो, तो वो कहेंगे सर ये तो मुझे पता है, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल 3 होती हैं। पर ये तीनों होती क्या हैं सर? ये डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, व्हाट इज़ दिस? तो पहले समझो आराम से। देखो लिवरेज जो है ना, वो एक ये जो शब्द बना है, ये शब्द कहाँ से बना है? पहले हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये जो लिवरेज वर्ड है ये बना है लिवर से। लिवर क्या होता है? एक टूल होता है जो भारी कामों को, बड़े कामों को आसानी से करने के लिए बना है। लिवर किसे कहते हैं? जैसे आपको कोई वज़न उठाना है, अपने हाथों से नहीं उठा सकते, तो लिवर से जल्दी उठ जाता है। तो लिवर एक तरह का मशीन है, एक टूल है, जिससे आप काम को आसानी से करते हैं, बड़े काम को कर पाते हैं जितना आप खुद से नहीं कर सकते थे। वो लिवर हो गया। वहीं से इस शब्द का जन्म हुआ लिवरेज। अब लिवरेज का मतलब क्या है? मैं आपको इसको प्रिमिटिव एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझाऊँगा, फिर आगे मेन कांसेप्ट तक लेकर आऊँगा। पहले सिर्फ 2-4 बातें सुनो, आराम से सुनो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक बिज़नेस खोलना है। अब एग्जांपल लो कि उस बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है $1 लाख। ये इन्वेस्टमेंट है उसकी, लेकिन मेरी जेब में सिर्फ $20,000 ही हैं। तो क्या मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ? लॉजिकली स्पीकिंग मैं बिज़नेस नहीं कर सकता अपनी इक्विटी से। लेकिन अगर मैं डेट का पैसा उठा लूँ और डेट के $80,000 उठा लूँ, लोन ले लूँ, तो मैं ये पैसा मिलाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? जी हाँ। तो इसका मतलब मैं डेट को यूज़ करके, यानी डेट को एक टूल की तरह यूज़ करके, एक लिवर की तरह यूज़ करके अपने काम को पूरा कर रहा हूँ। एक बड़े काम को कर रहा हूँ जो मैं अकेले अपनी क्षमता से नहीं कर सकता था। जो मैं अकेले नहीं कर सकता था, अपनी इक्विटी से, अपने पैसे से, अपने दम से नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने डेट को उसमें इंक्लूड कर लिया ताकि मैं उस काम को कर पाऊँ, और इससे बेनिफिट क्या होता है? देखो मेरी बात को समझो। अब पता चला आपने डेट इतने भारी रेट पे उठा ली कि आपकी कंपनी डूब गई। भई आप किंगफिशर की तरह आपको देश छोड़ के ही भागना पड़ा, माल्या की तरह। वो हाल नहीं होना चाहिए। वो तो फिर अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज हो गई। तो लिवरेज जो है वो खतरा भी दे सकती है। मतलब लिवरेज का मतलब क्या है?
लिवरेज की अगर मैं आपको प्योर डेफिनेशन बताऊं फाइनेंशियल लिवरेज की, तो वो क्या होती है? इसका मतलब है यूज ऑफ डेट टू एनहांस इक्विटीज अर्निंग। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से समझाता हूं। यदि आप डेट को यूज करते हैं इक्विटी की अर्निंग को बढ़ाने के लिए, आप समझे मेरी बात? आप डेट को यूज कर रहे हैं इक्विटी की कमाई को बढ़ाने के लिए, इक्विटी को फायदा देने के लिए आप डेट को यूज कर रहे हैं। तो यूज ऑफ डेट टू इंक्रीज इक्विटीज अर्निंग इज कॉल्ड लिवरेज। इसे लिवरेज कहा जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसे ही आप बेसिकली लिवर को यूज क्यों कर रहे हैं, आप लिवरेज को यूज क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ डेट को क्यों ला रहे हैं अपने कैपिटल में, ताकि आप ज्यादा कमा सकें या बड़े बिजनेसेस कर सकें जो अदरवाइज आप नहीं कर सकते थे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल लो, आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप इसे खरीदना चाहते हो, ठीक है जी। लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 20 लाख रुपए हैं, तो क्या आप अपनी इक्विटी से इस प्रॉपर्टी को खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। सिर्फ इक्विटी लेके जाओगे तो नहीं आ सकती वो प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप 80 लाख रुपीस का डेट ले लोगे, लोन ले लोगे, लोन यानी डेट हो गया ना, अगर आप डेट ले लोगे तो क्या आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो? जी हाँ। यस, अब आप इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो। लेकिन इससे फायदा पता है क्या होता है? इस एग्जाम्पल में समझ आएगा। देखो, अगर ये प्रॉपर्टी एग्जाम्पल लेते हैं 10 लाख रुपीज एप्रिशिएट हो गई, मान लो आपने आज इस प्रॉपर्टी को बुक किया और ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए एप्रिशिएट हो गई। क्या आप मेरी बात समझ पाए मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहराता हूं। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 20 लाख रुपए लगाकर, अपने 20 लाख रुपए लगाकर 80 लाख रुपीस का लोन लेके, डेफिनेटली लोन जो है वो आपके सर पे बोझ है, आपको चुकाना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसका टाइमली। बट अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए देकर, डेट 80 लाख रुपए डेट देकर खरीद ली और ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए बढ़ गई, मानो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल इंटरेस्ट वगैरह, आपके पास नेट प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी को बेच के 10 लाख आया 1 साल में, तो आपके तो सिर्फ 20 लाख लगे थे और 20 लाख पे 10 लाख रुपए कमाए आपने, क्योंकि बाकी तो किसी और का लगा था। तो आपकी आपकी रिटर्न रेट क्या है? आम बंदा कहेगा कि आपकी रिटर्न रेट है 10%। समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? आम व्यक्ति क्या कहेगा? आपकी रिटर्न कितनी है? 10%। यही कहेगा? बोलिए हाँ या ना। लेकिन असलियत में आपकी रिटर्न कितनी है? 50%। क्यों? आपने तो सिर्फ अपनी जेब से 20 लाख लगाए थे, लेकिन आपको 10 लाख मिले। तो इसी बात को कहा जाता है लिवरेज। इसी बात को कहा जाता है लिवरेज। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? क्या ये कंसेप्ट समझ आया मैंने क्या कहा? ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्हें लिवरेज समझ आती थी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मैंने भी कुछ पैसा कमाया रियल एस्टेट के थ्रू। पहले बिल्डर्स, पता है कैसे, जो ये डेवलपर्स होते हैं ना, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बड़े बड़े जो डेवलपर्स होते हैं, ओमेक्स जैसे, डीएलएफ जैसे, ये प्रपोजल्स निकालते थे। इन्हें प्लॉट, ये अपने नए फ्लैट निकालते थे तो उन्हें बुकिंग करनी होती थी। तो ये एक प्लान देते थे कि शुरू में 15 या 20% दे दो, बाकी पैसा 5 साल बाद देना जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। और अगर आज एक फ्लैट 50 लाख का है तो 5 साल बाद वो फ्लैट ऑटोमेटिकली 75-80 लाख का हो जाता था। और आपने क्या दिया है? उस 50 लाख के फ्लैट का 20%, यानी सिर्फ 10 लाख। तो देयर आर पीपल जिन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए, सिर्फ 5 साल का इसका इंटरेस्ट फोरगो किया और उस पैसे पर रिटर्न मिली 40-40, 50-50 लाख रुपए। मतलब 10 लाख का 5 गुना पैसा कमाया। क्योंकि दिखने में ऐसे लगता है कि ब्लॉक कर दिया, बाकी का तो लोन था ना, बाकी का तो लिया ही नहीं, लोन भी नहीं लिया, पेमेंट भी नहीं दी, सिर्फ 20% पैसे दे के ब्लॉक कर दिया प्रॉपर्टी। सो पीपल हैव, अगर आप, बट मैं फिर से एक बात बोलूँ, लिवरेज जो है वो 2 एज स्वॉर्ड है, 2 मुंह की तलवार है। ज़्यादा पंगा लोगे तो नुकसान भी हो सकता है, तो सोच समझ के लिवरेज को यूज़ करना चाहिए। आई होप लिवरेज वर्ड का बेसिक कंटेंट आपको समझ आ गया। चैप्टर पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी थम्स अप करा करो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, लिवर का मतलब समझ आ गया कि हाँ सर, हम डेट को या फिक्स्ड सोर्सेस को, जिनकी फिक्स रेट होती है, उन्हें यूज़ करके अपनी इक्विटी की कमाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। ये था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये पूरा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। लिखिए ज़रा मेरे साथ साथ, लिवरेजेस क्या कहती हैं। पहला जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इनकम स्टेटमेंट। लिखिए ज़रा, ये साथ साथ बनाइएगा मेरे। पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। देखिए, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट एक एफएम की, यानी पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक लाइफलाइन है भाई। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं आती तो फिर आप कुछ नहीं आता आपको। मतलब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी की पूरी स्टेटमेंट के हिसाब से ही चलता है पूरा का पूरा एफएम, इसी स्टेटमेंट के हिसाब से। लिखिए ज़रा,
सबसे पहले हम सेल्स करते हैं, जब हम सामान बेचते हैं। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। वेरिएबल कॉस्ट जब आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाती है आपके पास? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाती है EBIT, इसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे प्यार से आज के बाद हम EBIT कहेंगे। इसी को बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग इनकम का भी नाम देते हैं। बहुत सारे लोग इसी को ऑपरेटिंग इनकम का नाम देते हैं, बट ये सही मामले में ये ऑपरेटिंग इनकम प्योर ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती। आगे जाके मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट बहुत सारी जगह अगर ऑपरेटिंग इनकम लिखा हो तो आप उसे EBIT मान सकते हो। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको? तो देखो, सबसे पहले जब भी हम सामान बेचेंगे, अब मान लो मैं टी शर्ट बनाता हूँ या शर्ट बनाता हूँ, मान लो अब मैं अगर शर्ट बनाकर बेचता हूँ तो शर्ट बनाने के लिए मेन कपड़ा क्या है? कपड़ा, धागा, बटन, लेबर, ये सब चीज़ें लगेंगी। ये वेरिएबल खर्चे हैं। जितनी शर्ट्स बनेंगी उतना कपड़ा, धागा, बटन, लेबर सब लगेगा, तो ये वेरिएबल खर्चे हैं। फिर उस जगह का किराया गया होगा, मैनेजर की सैलरी गई होगी, ये हमारे फिक्स खर्चे हैं। दीज आर कॉल्ड, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं बच्चे? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि रेंट, जैसे मैनेजर सैलरी। ये बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? रेंट, मैनेजर सैलरी, ये सब। मैं एक बात बोलता हूँ, ये बिजनेस करने का फिक्स्ड खर्चा है। रिपीट करो मेरे साथ, क्या कहा मैंने? ये बिजनेस करने का फिक्स्ड खर्चा है। यानी अगर आपने बिजनेस करना है तो ये फिक्स खर्चा आपको देना पड़ेगा, और हाँ, आपने बिजनेस नहीं करना तो फिर ये खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो शायद ये खर्चा अवॉइडेबल हो सकता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में पूरा अवॉइडेबल नहीं होता, कुछ पार्ट अवॉइडेबल होता है, कुछ नहीं होता। तो देखिए, अब EBIT में से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब इंटरेस्ट पे होने के बाद उसके बाद आती है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स कहने का मतलब यानी आपने टैक्स देने से पहले क्या कमाया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी आपने टैक्स देने से पहले क्या कमाया। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब इसमें से आप टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद आपके पास आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे बोलते हैं EAT। इसी को EAT भी बोलते हैं, इसी को PAT भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से माइनस किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यहां से लड़ाई थोड़ी थोड़ी हमारे बीच में चालू होगी। अब ध्यान देना, अभी तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल बच्चों वाली थी। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया जाता है। अब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये बीच का बिच्छू होता है एक तरीके से। इसकी कुछ बातें डेट जैसी हैं, कुछ बातें इक्विटी जैसी हैं। कहने को ये शेयर है, आप समझ रहे मेरी बात? मैं इसे कई बार ऐसे बोलता हूँ, ये कजन ब्रदर होता है। अब लड़ने मत लग जाना अपने चाचा के लड़के से, समझ लो बस इस बात को कि ये एक तरीके से है शेयर होल्डर, मतलब है कहने को भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सगा नहीं है, तो बंटवारा इसको नहीं होता। इसको तो लिमिटेड पैसे दे के भेज दिया जाता है, इसको मीटिंग में कुछ बोलने नहीं दिया जाता, चुप रखा जाता है। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? आपने बचपन में इसके बारे में पढ़ा है बहुत कुछ। कौन होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर वो शेयर होल्डर होता है जो मीटिंग में आएगा, चाहे समोसे का आनंद उठाएगा, लेकिन मीटिंग में बोल नहीं सकता, उसके पास वोटिंग पावर नहीं है। बात सही है कि नहीं है? कहने को शेयर होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर का जो बेसिक अधिकार है वही नहीं है। प्लस उसकी इनकम लिमिटेड है, फिक्स है, यानी उसे आप एक फिक्स रेट पे पेमेंट देते हो। उसका प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स है। तो अगर एक बात हो, अगर वो फिक्स रेट पे अपने पैसा पे कमाई ले रहा है तो वो तो एक तरह का डेट नहीं हुआ, तभी तो उसे क्वाज़ी डेट बोल दिया जाता है। कई बारी आजकल नई जो पढ़ाई है ना, अब धीरे 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 करके, मैं आपको ये पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था तब प्रेफरेंस शेयर को शेयर माना जाता था, लेकिन अब जो नए अकाउंटिंग है, आई होप आपको ये बात पता होगी कि उसमें प्रेफरेंस शेयर को पार्शियली डेट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आपने अकाउंटिंग आगे लेवल पे पढ़ आई होप पढ़ा दिया होगा आपके टीचर्स ने, नहीं पढ़ा है तो आप आगे जाके पढ़ोगे। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एक बच्चे ने ठीक कहा कि भाई जब पेमेंट कभी कंपनी बंद होगी तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलेगा।
अगर मान लो कि भाई वो सिंपल सी बात है ना, वो कज़न ब्रदर वाली बात है ना, अगर घर में कम रोटी बनी है तो पहले चाचा के लड़के को खिला दी जाएगी, क्योंकि वो एक तरह का मेहमान है। ये मेहमान है हमारे, ये सगे नहीं है घर के अंदर। फिर भी आप समझ रहे हो। अब अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो तो प्लीज़ लड़ाई मत करना घर जाके, सिर्फ सुन लो। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, कहीं चाचा के लड़के को सुबह बुला के बोलो तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मैं इक्विटी होल्डर हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। अब इसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, इसे प्यार से बोलते हैं ईएईएस। आज ना पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप करूंगा, मैं थोड़ा सा नॉर्मल पेस पे चलूंगा, धीरे 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 करके कब पेस को राइज अप करना है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने दो, ठीक है ना, वो मुझे डिसाइड करना दो। सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको मैंने 60 क्लासेस कमिट करी है, उससे पहले पहले मैं आपका करिकुलम निपटा दूंगा आपको बहुत, और वो भी बढ़िया, ताकि आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठाकर देख लेना, आरटीपीज एमटीपी उठा के देख लेना, आप सब सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आता है ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें से अगर हम इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास ईपीएस आ जाता है। भैया कितने इक्विटी शेयर्स से उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है, अर्निंग पर शेयर। आई होप आप सभी को मेरी बातचीत समझ आ गई, मैंने क्या कहा। क्या ये पूरी बातचीत आपको क्लियर है? देखिए, अब इसमें ना दो बातें समझने वाली हैं। मैंने दो जगह पे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करी है। कौन कौन सी दो फिक्स्ड कॉस्ट है देखो, एक तो है ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो मुख्य बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर ये इंटरेस्ट भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि इसका भी फिक्स रेट है, देनी ही पड़ेगी। और प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इन दोनों को बोला जाता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों को क्या बोला जाता है दोस्तों? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों बोला जाता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट? क्योंकि ये दोनों वो खर्चे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के फिक्स खर्चे हैं। ये बिजनेस करने के फिक्स खर्चे नहीं है, ये इस बात के फिक्स खर्चे हैं कि मेरे पास पैसा पूरा नहीं था। एक बात बताओ, दो लोग हैं, अभी आप लिखना मत, सिर्फ समझा, मुझे बताना सच सच। दो लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी। इसने इक्विटी लगाई पूरे के पूरे 100 लाख की, इसने इक्विटी लगाई 20 लाख की, और डेट लगा दी 80 लाख की। तो जब इसकी स्टेटमेंट बनेगी तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, इसकी स्टेटमेंट में इंटरेस्ट आ रहा होगा, हाँ या ना? भाई देखो, जब ए की स्टेटमेंट बनेगी तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बी की जब स्टेटमेंट बनेगी तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, दोनों की, एक की स्टेटमेंट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एक की स्टेटमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है क्या वो बिजनेस करने का मुख्य खर्चा है? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस करने का मुख्य खर्चा है? नहीं, इसका मतलब वो मुख्य खर्चा नहीं है, वरना तो वो होता खर्च, वरना तो दोनों के लिए खर्च हो रहा होता। जैसे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो रेंट है, वो तो दोनों का जा रहा होगा, या जो मैनेजर की सैलरी है वो तो दोनों की जा रही होगी। वो खर्चे तो बिजनेस करने के फिक्स खर्चे हैं ना, वो तो जा रहे होंगे। जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, नाम खूब सुनो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऑपरेट करने की फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस को चलाने की फिक्स्ड कॉस्ट, मुख्य बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन ये फाइनेंशियल खर्चे गरीबी के खर्चे हैं। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? सच बात है, बी गरीब है, बी के पास पैसा नहीं है, बी के पास पैसा नहीं है, बी ने लोन ले रखा है, इसीलिए तो इंटरेस्ट दे रहा है। ए के पास पैसा था, उसको इंटरेस्ट नहीं देना। अब इसे बुरा मत मानना, मैंने भी लोन लिया है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैंने लोन नहीं लिए, बट मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में जो इंटरेस्ट का खर्चा है, प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा है, वो बिजनेस का मुख्य खर्चा नहीं है। वो बिजनेस को नहीं देना, वो बिजनेसमैन को देना है। सर ये क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। इस बात को ध्यान से सुनो, अगर इस बात को ध्यान से पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी के लिए ये कंसेप्ट साफ हो जाएगा कि ये जो खर्चे हैं ये बिजनेसमैन ने अपने ऊपर पाले हैं। भाई कभी कभी आपको बचपन में समझाया जाता था कि चादर से ज़्यादा पैर मत फिसालो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि इसने तो चादर से बाहर पैर फिसाले ना। 20 लाख थे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, या 20 लाख थे, 1 करोड़ का बिजनेस खोल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 80 लाख पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 80 लाख पे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपने किसी और का पैसा यूज़ करा तो पैसे पे पैसा देना पड़ेगा आपको। तो वो एक तरह का फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस। इस बात को ध्यान रखना अपनी लाइफ में हमेशा। और यही बात आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पढ़ाई गई थी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस बात की एक्टिविटी है कि मेरे पास पैसा नहीं है,
या मैंने किसी और का पैसा यूज़ करा है, उसके लिए मेरे को कमाई देनी पड़ रही है। आई होप थोड़ा करके ध्यान आ रही होगी ये बात। सर इस पे आप इतना ज़ोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि यही इस चैप्टर की जड़ है। बहुत सारे टीचर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिवरेज के 3 फॉर्मूला आपके सामने फेंक देते हैं और क्वेश्चन कराने लग जाते हैं। शेयर बेवकूफ़ी। बच्चे को कभी भी नहीं समझ आएगा कि DOL, DEFL, DEL क्यों पढ़ाया जा DCL क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, उसके फॉर्मूला ही नहीं समझ आएंगे उसे। थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा लेकिन आपको फॉर्मूला समझ आएँगे। मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं पूरे कोर्स में जितने भी फॉर्मूलाज़ पढ़ाऊँगा वो समझाऊँगा। एक भी फॉर्मूला रटवाऊँगा नहीं अंधाधुंध कि लिख दिया याद कर लो, नहीं। इसीलिए मेरा फास्ट ट्रैक बैच औरों के फास्ट ट्रैक बैच से शायद 10-15 घंटे ज़्यादा होगा। हो सकता है 20 घंटे भी ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू अदर्स। बट आई वांट टू टीच, आई जस्ट डोंट वांट टू मेक यू राइट द नोट्स। समझें इस बात को। आपसे मैं पूछता हूँ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? तो आप बोलोगे बिज़नेस की फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैं पूछूँगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? तो आप बोलोगे पैसे की फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास पैसा अपना नहीं था, हमने किसी और के पैसे को बिज़नेस में लगाया, इसलिए हमें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ी। सिंपल। चलिए शाबाश, ये पहला नोट हमने लिख लिया। क्लियर है? मैं आपको ना एक चित्र बना के दिखाना चाहता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ-साथ ये चित्र बनाइएगा। कभी भंडारे में गए हो, कभी लंगर में गए हो, किसी ऐसे लंगर नहीं भंडारा कहना चाहिए मुझे, लाइन में लगे हो कभी अच्छा दूध लेने गए हो मदर डेयरी में। दिल्ली में तो मदर डेयरी होती है, पता नहीं अब बाकी स्टेट्स में क्या होती होगी, एक ऐसे डेयरी होती है जहाँ आपको लाइन में लग के दूध लेना पड़ता है। कभी गए हो ऐसी जगह? अमूल डेयरी होती है, एक बच्चे ने कहा। चलिए, वैसे ही एक बिज़नेस है, यानी ये एक कंपनी है। कंपनी जब पैसा बाँटती है ना, ये डायग्राम बना लो। जब कंपनी पैसा बाँटती है ना, यानी कंपनी जब कमाती है तो उसे बोलते हैं EBIT की कमाई हो गई। क्या हुआ है जी? कमाई हुई है ना? अब इस कमाई को बाँटना होता है, तो बाँटते हैं तो सबसे पहले पता है कौन आके खड़ा होता है सबसे आगे? सबसे आगे खड़ा होता है डेट। वो कहता है मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। सबसे पहले EBIT में से इंटरेस्ट पे होता है। याद रखोगे ये बात? सबसे पहले इंटरेस्ट पे होता है, उसका फर्स्ट चार्ज है। यानी आप एक बात सोचो, सरकार भी, मोदी जी भी उसके पीछे खड़े हैं। आप ये समझो कि बाकी लोग भी उसके पीछे खड़े हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट का पैसा जाता है। क्या ये बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? यानी गवर्नमेंट भी बाद में आएगी, पहले इंटरेस्ट का पैसा पे होता है। फिर उसके बाद लाइन में लगी होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है भैया इनको दे दिया, मेरा टैक्स भी दे दो। अब उसके बाद खड़ा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कहता है मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दो। फिर अंत में अगर कुछ बचेगा तो वो बलेगा इक्विटी को, जो EAES होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स को मिलती है अगर अंत में कुछ बचा तो। क्या आपको ये लाइन समझ आई मैंने क्या कहा? इसी लाइन को हमने फॉलो किया है। यानी हमने EBIT में से पहले इंटरेस्ट पे किया, फिर टैक्स पे किया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, फिर EAES आया। अब आपको समझ आ गई इनकम स्टेटमेंट? डायग्रामेटिकली भी समझ आ गई ना कि किस ऑर्डर में आपने पेमेंट्स करनी होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट टैक्स मांगती है बेटा, और गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, क्या करें, उनको भी तो अपने आप को चलाना है, तो टैक्स चाहिए ही चाहिए उन्हें। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, एक छोटे-छोटे 1-2 बातें समझाता हूँ, क्योंकि मुझे इधर एक बात समझानी है। देखो, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कम दुःख देता है। लेकिन जो प्रेफ़रेंस डिविडेंड होता है, वो ज़्यादा दुःख देता है। मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, आप रास्ते में जा रहे हो, अभी लिखना मत, ये सिर्फ़ समझाना मुझे आपने जवाब देना है A या B करके, ठीक है ना? सोचो आप जा रहे हो घर की तरफ, आपके हाथ से एक 500 ग्राम का, ग्राम बोल रहा हूँ जानबूझ के, मिलीलीटर बोलना चाहिए था, 500 ग्राम का मिल्क का पैकेट गिर गया ज़मीन में और फट गया और गंदा हो गया, मतलब ज़मीन में चला गया, ख़त्म हो गया। तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा या दुःख होगा? या आपने 500 ग्राम पनीर गिरा दिया नीचे, तो ज़्यादा दुःख होगा? बताओ। देखो, मम्मी तो मारेगी मारेगी दोनों केसेस में, लेकिन ज़्यादा मार किस केस में पड़ेगी ये बताओ? ठीक है, एक बच्चा है, कोई मुझे लग रहा है ये अभी नींद इसकी खुली नहीं है, कह रहा है A। बेटा ज़्यादा मार किस केस में पड़ेगी? ज़्यादा मार पड़ेगी B केस में। क्यों? अब इस बात को समझो, ये चीपर था, ये एक्सपेंसिव था, ये डियर था, क्योंकि अगर 500 ग्राम पनीर है तो उसके लिए शायद 2 लीटर मिल्क लगा होगा उसे बनाने में।
मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो महंगी होगी, उसको ज़्यादा पैसे से वो तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको एक कंसेप्ट बोलता हूँ, चीप मनी और डियर मनी। मेरी बात को सुनना, पहले समझना। और आपको ऐसा लग रहा होगा मैं खाली लिवरेज पढ़ा रहा हूँ, मैं लिवरेज नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरी फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी फाइनेंस में आगे वाले चैप्टरों के लिए भी जो कंसेप्ट मुझे आपके लिए बिल्डअप कर रहे हैं ना आपके ब्रेन में, वो साथ-साथ एग्जांपल्स के थ्रू करता रहूँगा। तो इसलिए शुरू के 1-2 चैप्टर थोड़े धीमे चलेंगे, बट आगे वाले चैप्टर थोड़े तेज़ चलेंगे, क्योंकि तब तक आपके माइंड में फाइनेंस के कंसेप्ट्स मैं फिक्स कर चुका हूँगा। आपको ये सारी बातें चीप मनी, जब मैं आगे जाके 2 चैप्टर बाद बोलूँगा बेटा चीप मनी, डियर मनी, तो आपको पता होगा चीप मनी क्या होती है, डियर मनी क्या होती है। देखो, इंटरेस्ट जब पे होता है ना, तो इंटरेस्ट टैक्स से पहले पे होता है। मेरी बात को समझना, इंटरेस्ट जब पे होता है तो इंटरेस्ट टैक्स से पहले पे होता है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपके टैक्स को बचाता है, उल्टा इंटरेस्ट पहले चला जाता है, तब तक टैक्स नहीं गया होता, तो इसलिए वो हमें चुभता नहीं है, इसलिए हमें वो कम चुभता है। लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो टैक्स के बाद वाले पैसे में से जाता है, तो वो ज़्यादा दुख देता है। मैं रिपीट करता हूँ, वो बात को ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट जाता है और जब प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है तो दोनों में दुख का अंतर है। प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट जाने पे कम दुख होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड जाने पे ज़्यादा दुख होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सोचो आपने 70 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है और आपने 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। तो पता है आप में से कौन ज़्यादा परेशान होगा? जिसने 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। सर क्यों? दोनों को बराबर ही तो देना है। मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखो, जब आप ईबीआईटी कमाओगे तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने ईबीआईटी कमाई 100 रुपए की। तो अगर आप इसमें से इंटरेस्ट पे कर देते हो 70 रुपीज़, तो भी आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगी 30 रुपीज़, उसमें से टैक्स चला गया मान लो 30%, तो 30% मतलब 9 रुपए टैक्स चला गया, फिर भी आपके पास कमाई 21 रुपीज़ बची। और अगर आपके प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जाना, ये लिखने की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज़ें हैं, तो भी आपके पास, मालिकों के पास प्रॉफिट 21 रुपए बचा। बोलो हाँ या ना? कितने बच्चों को समझ आया? मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से मैंने 70 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर 70 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर दिया तो मेरे पास 30 रुपीज़ बचे, 30 रुपीज़ बचे तो उस पे टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद, टैक्स ऑब्वियस सी बात है कम पैसे पे लगेगा, बचे हुए पैसे पे लगेगा, बचे हुए पैसे पे मैंने टैक्स दिया, बचे हुए पैसे पे टैक्स दिया। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं इस केस में, तो मेरे पास 21 रुपीज़ बचे, मतलब मालिकों के पास 21 रुपीज़ आए। बोलो हाँ या ना? आ गए। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कहता हूँ बच्चे कि यहाँ पे ईबीआईटी है 100 रुपया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं गया इस केस में, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी बची? 100, और अब उस पे टैक्स ज़्यादा चला जाएगा। तो देखो, इंटरेस्ट नहीं गया इसलिए 30 रुपए का टैक्स चला जाएगा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बचेगी? 70, और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना चला जाएगा? 70। तो हमारे पास बचेगा क्या? 0। यानी इसका मतलब है इन दोनों केसेस में हमारे पास 100 रुपए थे, और हमने दोनों ही केसेस में 70 रुपीज़ की पेमेंट करी है, लेकिन यहाँ 70 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है, यहाँ 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है। लेकिन आप देख रहे हो इस केस में हमारे पास 21 रुपीज़ का प्रॉफिट बच रहा था, इस केस में नहीं बच रहा। इसका मतलब कहाँ पे ज़्यादा चोट पड़ रही है आपको? सोच कर बताओ, ए या बी, किस केस में आपको ज़्यादा चोट पड़ रही है? आपको बी केस में ज़्यादा चोट पड़ रही है। यानी जब आप 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो, मेरी बात को समझो, जब आप 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो तो आप एक्चुअली में सिर्फ 70 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर रहे होते हो, आप उस पैसे पे पहले टैक्स भर चुके होते हो। इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। ये लाइन मेरे साथ बोलो, जहाँ भी बैठे हो घर पे बोलो, सबको पता होनी चाहिए लाइन। प्रेफरेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा दुख देता है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट में से जाता है। यानी एक बात मैं समझाऊं कि प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए पहले उस पैसे पे टैक्स देना पड़ता है। बोलना मेरे साथ ही, रिपीट करना ये बात। यानी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए पहले उस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए पहले आपको उस पैसे पे टैक्स पे करना पड़ता है, इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भारी फील होता है। इसलिए मैं अब आगे पूरे चैप्टर में पता है आपको क्या कराऊंगा? मैं प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी लिखूंगा, जहां जहां लिखूंगा फॉर्मूला में, उसे 1 - t से डिवाइड करूंगा, यानी उसे बिफोर टैक्स अमाउंट पे कन्वर्ट करूंगा और फिर दिखाऊंगा। ऐसा क्यों करूंगा वो अब मैं बताता हूँ। ये लिखने की, ये कंसेप्ट लिखना नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कुछ। मैं इस पर बार बार आऊँगा रेफर करने के लिए। आपने कंसेप्ट नंबर 1 पूरा लिख लिया, ये डायग्राम बना लिया। चलिए मेरे साथ कंसेप्ट 2 लिखिए। लिखिए बेटा, आज हम खाली कंसेप्ट्स लिखने वाले हैं, आज हम क्वेश्चंस पे शायद नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना? लिखिए कंसेप्ट नंबर 2, लिखिए जी। कंसेप्ट नंबर 2, ये कंसेप्ट कहता है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स का ट्रीटमेंट। अगर कोई भी अमाउंट, अगर मेरे पास बिफोर टैक्स वाला अमाउंट है
तो मैं उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट बन जाए। क्या कहा मैंने? अगर कोई भी बिफोर टैक्स वाला अमाउंट होगा उसे जब आप 1 माइनस टी से इंटू करते हैं तो वो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट बन जाता है। 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है? टैक्स रेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अगर मैं 1 लाख रुपए में से 30% का टैक्स भर दूंगा तो इसका अर्थ होगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए में से 1 माइनस 0.30, 30% मतलब 0.30 और 1 माइनस 0.3 मतलब 7, तो यानी 1 लाख रुपीज़ इंटू 0.7 यानी 70,000 रुपीज़ बचेंगे आफ्टर टैक्स। यानी अगर मेरे पास बिफोर टैक्स 1 लाख होगा तो आफ्टर टैक्स 70,000 बचेंगे। सर ये तो बड़ी आसानी सी बात है। सर ये तो बड़ी आसानी सी बात है। इसमें है ही क्या कि अगर मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपया बिफोर टैक्स दिया तो उसमें 30,000 का टैक्स कट जाएगा तो बचे 70,000। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये, बट ये फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए कि बिफोर टैक्स में अगर हम 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आफ्टर टैक्स का अमाउंट आ जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर हम बिफोर टैक्स में 1 माइनस टी कर देते हैं तो आफ्टर टैक्स का अमाउंट आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बेटे? लिख लिया आपने? अब उल्टा लिखते हैं। अगर हमारे पास आफ्टर टैक्स का अमाउंट है तो अगर हम इसे डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी कर दें तो ये बिफोर टैक्स अमाउंट बन जाता है। यानी अगर आप किसी भी पैसे को जो टैक्स के बाद वाला पैसा हो उसे 1 माइनस टी से डिवाइड कर दो तो वो बिफोर टैक्स वाला अमाउंट बन जाता है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को। यानी अगर मैं आफ्टर टैक्स वाले पैसे को 1 माइनस टी से डिवाइड करता हूं, अगर मैं आफ्टर टैक्स वाले पैसे को 1 माइनस टी से डिवाइड करता हूं तो वो बिफोर टैक्स वाला अमाउंट बन जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि उस पैसे को देने के लिए मुझे महसूस कितना पैसा होगा, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मुझे 70 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए? मेरी जेब में कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? तो आप मुझे बोलोगे 100 रुपीज। पता है क्यों? देखो इधर देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सोच समझ के जवाब देना। अगर मुझे 70 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए? तो आप बोलोगे 100। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 100 होंगे तभी तो मैं पहले टैक्स दूंगा और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड 70 दे पाऊंगा। अगर 30% का टैक्स है, अज्यूम कर लेते हैं 30% टैक्स है, क्वेश्चन में दिया होगा वैसे टैक्स रेट। अगर मान लेते हैं कि 30% का टैक्स है, मेरे पास 100 रुपये होंगे तभी तो मैं 100 में से 30 रुपये टैक्स देने के बाद 70 रुपये पे कर पाऊंगा, 70 रुपीज़ पे कर पाऊंगा, वरना तो पे ही नहीं कर पाऊंगा 70 रुपीज़। वरना आई कैन नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ 70 रुपीज़, क्योंकि इस पैसे को देने से पहले टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अगर कभी भी किसी कंपनी के ऊपर आज के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद आप किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, उसके रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो आप। फाइनेंस जब पढ़ोगे ना बेटे, तो फाइनेंस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, जब सी फाइनल एएफएम में आएंगे तो मैं आपको बहुत सारी फील्ड्स से रूबरू कराऊंगा, बताऊंगा कि कितने काम आप कर सकते हो फाइनेंस पढ़ने के बाद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग फाइनेंस में ही जाओ, वो आपका इंटरेस्ट है, आपने ऑडिट करनी है, फाइनेंस करनी है, इनकम टैक्स में जाना है, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी में जाना है, किस में जाना है वो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। अभी तक ना आप बहुत छोटे और मासूम प्यारे बच्चे हो, अभी आपको ऐसे लगता है सीए बनेंगे, सीए बनेंगे बस। अभी आपको उसके आगे कुछ नहीं पता, अभी आपको सिर्फ ये दिखता है सीए बनेंगे। बेटा किसी दिन मुझे ऐसा लगता है मुझे इसका सेमिनार भी लेना चाहिए कि सीए बनने के बाद भी कम से कम 20-25 फील्ड तो मैं बता सकता हूँ आपको, कम से कम कि 25 अलग अलग काम कर सकते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब सारे लोग एक में भी मत चले जाओ, वरना उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा आपकी आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको पसंद कौन सा काम है, आप उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। वो एक बात का एस्पेक्ट है। बट मैं बेसिकली फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं फाइनेंस के बारे में बात करूँगा मेजरली। मतलब मैं एफएम में भी, सीए फाइनल एएफएम में भी आपको पढ़ाते हुए मैं फाइनेंस की फील्ड्स आपको बताता रहूँगा कि फाइनेंस में ये होता है, ये वाली फील्ड होती है, ट्रेजरी कौन सी फील्ड होती है, मर्जर्स कौन सी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन कौन सा है। मैं उनसे आपको मिलवाता रहूँगा, उसके बारे में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे करी जाती है, वो सब समझाता रहूँगा साथ 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 साथ।
ठीक है ना? बट ऑब्वियस सी बात है, जब आपके ऑडिट के टीचर्स आपको ऑडिट के बारे में बताते रहेंगे, अलग-अलग फ़ील्ड्स ऑडिट में कौन-सी हैं। ऑडिट भी एक नहीं है, ऑडिट में भी बहुत सारी ऑडिट है। फोरेंसिक ऑडिट अलग है, इंटरनल ऑडिट अलग है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग है, टैक्स ऑडिट अलग है। उसके भी बड़े सारे रूप हो सकते हैं। उसमें भी इंटरनेशनल ऑडिट आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो इंटरनेशनल ऑडिट में, कौन-सा पोर्शन आप कर सकते हो, है ना? वो भी आपके पास अलग-अलग चीज़ें हैं। तो देखिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप कभी भी किसी कंपनी को देखते हैं और मान लो एक कंपनी है और उसका प्रेफ़रेंस डिविडेंड जाना है 70 लाख रुपए का। तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, तो आपके मन में ये बात होगी कि ये प्रेफ़रेंस डिविडेंड 70 लाख नहीं है, ये 1 करोड़ है। बताओ क्यों? क्यों आपके मन में ये अपने आप ही थॉट आने लगेगा कि ये अरे 70 लाख नहीं है ये। इससे अच्छा तो वो कंपनी है जिसने 70 लाख का इंटरेस्ट भरना है। वो ज़्यादा अच्छी है इस कंपनी से। बोलो हाँ या ना? एक कंपनी है जिसने 70 लाख का इंटरेस्ट देना है, वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि वो 70 लाख पे करेगी और उस पे टैक्स कम हो जाएगा, उतने पैसे पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 70 लाख जब इंटरेस्ट माइनस होता है तो वो टैक्स से पहले माइनस होता है, इसलिए टैक्स की फिगर कम हो जाती है उसके कारण। लेकिन प्रेफ़रेंस डिविडेंड टैक्स जाने के बाद वाले पैसे में से जाता है, तो वो ज़्यादा हर्ट करता है, दिल पे ज़्यादा चुभता है। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो गई बेटा बात कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्रेफ़रेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर, बस इतनी बात कराना चाहता था। तो इसी के लिए ये कांसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट होता है, तो उसे हम 1 - t से डिवाइड करके बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे बना देते हैं। कांसेप्ट 2 की आपके कोर्स में डायरेक्टली कोई ज़रूरत नहीं थी, पर इनडायरेक्ट ज़रूरत है। ये आपको केस कांसेप्ट नंबर 3 लिखते हुए समझ आ जाएगी। लिखिए मेरे साथ, कांसेप्ट नंबर 3 लिखिए ज़रा। ऐसे लिखिए, प्रेफ़रेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। यानी ये आपके दिल पे ज़्यादा चोट देता है। ऐसे पुराने ज़माने में आते थे ना, ऐसे ऐसे तीर-वीर बना के। यानी प्रेफ़रेंस डिविडेंड ज़्यादा दिल में दर्द करता है। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप प्रेफ़रेंस डिविडेंड पे करते हो, तो आपको प्रेफ़रेंस डिविडेंड के ऊपर पहले टैक्स भरना पड़ता है। तो यानी इसीलिए प्रेफ़रेंस डिविडेंड को 1 - t से डिवाइड करके कंसीडर दिस बिकॉज़ preference dividend is paid after payment of tax। यानी वो टैक्स की पेमेंट के बाद पे होता है। सो वी नीड ₹100 if we want to pay ₹70 as preference dividend। ₹70 as preference dividend। क्या मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? यानी अगर मुझे, मैं दोबारा बोलता हूं, यानी अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है ₹70 का, तो मुझे महसूस होगा ₹100। सिंपल। आई होप इतनी बात बहुत है। इसे फिर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अब और। क्लियर होगी इतनी बात आपको? यानी प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा दुःख देता है, बड़ी सीधी-सी बात है। आइए जी। कांसेप्ट 4 पे यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। हम लिवरेज के फॉर्मूलाज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि डर किससे लगता है जीवन में? बिज़नेसमैन को डर किससे लगता है? बताओ? बिज़नेस को, किसी भी दुनिया में बिज़नेस को डर किससे लगता है? एक बच्चा कह रहा है रिस्क से। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, रिस्क किस बात का है? एक बच्चा कह रहा है गवर्नमेंट से। ये काला धन रखने वाला बच्चा है रुद्र। कह रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कोई क्यों डरेगा? गवर्नमेंट से तभी डरेगा जब काला धन रखता होगा। एक बच्चा कह रहा है लॉस से। साग्निक ने भी यही कहा, लॉस से। रोमा का भी यही कहना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, डर लगता है बिज़नेसमैन को फिक्स्ड खर्चों से। देखो मेरी बात को समझो, मेरी एक हलवाई की दुकान है।
सच में नहीं है, एग्जाम्पल ले लो। मान लो मेरी हलवाई की दुकान है, तो मुझे चीनी की कीमत से, खोए की कीमत से डर नहीं लगता। भाई मिठाई बिक रही होगी तभी तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। मुझे डर लगता है किराए से, कि अगर बिजनेस नहीं, कोविड आया, याद है आपको, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत, तब भी आप उतने छोटे तो नहीं होंगे, आपको तब की बातें याद होंगी थोड़ी बहुत, है ना। तो जब कोविड आया तो बिजनेसेस बंद हो गए। अब बिजनेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, मॉल बंद हो गए, लेकिन किराया चलता रहा। कुछ लोगों ने किराया 2-3-4 महीने के लिए छोड़ा, आधा लिया, कईयों ने नहीं भी ऐसा किया, रेंट तो चढ़ता रहा, मैनेजर की सैलरी तो जाती गई, भले ही आधी गई हो या पूरी गई हो, वर्कर्स की सैलरी तो जाती गई। जो वेजेस वाले वर्कर थे उन्हें पैसा नहीं मिला, लेकिन सैलरी वाले वर्कर्स को तो पैसा मिला। तो एक बात हो, बिजनेस बंद है, मेरी बात को समझना, बिजनेस बंद है लेकिन फिक्स खर्चे जा रहे हैं, यानी पैसा नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही, रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो क्या उस वक्त जो आप घर में बैठे हुए मालिक थे, क्या वो वेरिएबल कॉस्ट के लिए रो रहे थे कि अरे यार चीनी का बहुत बिल आ रहा है, अरे दूध का बहुत बिल आ रहा है? क्या हलवाई लोग ये कह रहे थे अरे खोया बहुत ज़्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा, तब तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो नहीं लग रहा, यानी उससे डर नहीं है। डर किसका है? डर है फिक्स्ड कॉस्ट का, कि अगर बिजनेस की एक्टिविटी कम हुई या बंद हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट लगती रहेगी कुछ समय तक। इसी बात का डर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का डर लगता है, वेरिएबल कॉस्ट का डर नहीं लगता, याद रखना। लिखिए ज़रा मेरे साथ, हम लिवरेज के फॉर्मूलाज पढ़ना स्टार्ट करें। कंसेप्ट नंबर 4, लिवरेजेस। लिवरेजेस मेजर ऑफ रिस्क होती हैं, यानी लिवरेज से आप क्या नापते हैं? सर जी हम लिवरेज से रिस्क को नापने की कोशिश करते हैं, हम लिवरेज से रिस्क को नापने की कोशिश करते हैं। आइए 3 तरीके के रिस्क को नापने की कोशिश की जाए। पेज को बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट लो। देखिए, एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसे हम ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है कंबाइंड लिवरेज। ये तो वर्ड ही समझ आ गया आपको, कंबाइंड लिवरेज मतलब दोनों को मिला दिया जाएगा, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो 3 तरीके की लिवरेजेस हैं, ऑपरेटिंग नेचर की, फाइनेंशियल नेचर की, और फिर इन दोनों को इनटू कर दो तो कंबाइंड नेचर की। ठीक है जी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है ये ऐसी लिवरेज है जिसे हम प्यार से DOL बोलेंगे आज के बाद। आज के बाद मैं इसे हमेशा DOL बोला करूंगा। ये नापती है कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कितना रिस्क है। रिस्क को नापना है। लिवरेज क्या है? मैंने क्या बोला था, लिवरेज एक तरह का रिस्क है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज ये नापती है ऑपरेटिंग नेचर का कितना रिस्क है मुझे। तो बेसिकली ये मेजर करती है, मेजर्स रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी वाली फिक्स्ड कॉस्ट? ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये बात समझे आप मैंने क्या कहा? मतलब ये वो, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, DOL का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है ये मेजर करेगी रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वजह से आने वाला रिस्क, बिजनेस की ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर हम बात करते हैं DFL की, तो इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसे प्यार से DFL पुकारा जाता है। ये मेजर करती है रिस्क को। कौन से रिस्क को? मेजर्स रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको अब समझ आ रहा है मैंने नोट कंसेप्ट नंबर 1 क्यों पढ़ाया था? अब धीरे धीरे पता लग रहा है। अच्छा सर, इसीलिए कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था, ताकि आप ये चाहते थे कि कंसेप्ट नंबर 1 में आपने हमें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इसीलिए पहले समझा दिए थे, क्योंकि हमें पता लगे कि अच्छा जब लिवरेज पढ़नी है तो उसमें ये बात समझ आनी चाहिए कि हमें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि तभी तो उनके रिस्क को पढ़ पाओगे, तभी तो उनके रिस्क को पढ़ पाओगे। समझे आप मेरी बात? ठीक है जी। और फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, वो तो इन दोनों को मिलाकर आएगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इसे बोलते हैं DCL,
DCL का मतलब होता है ये मेजर करता है क्या? मेजर्स रिस्क ऑफ ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी यहाँ पे सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाती है, यहाँ पे सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत बारी क्लास में एग्जांपल देता हूँ और मुझे लगता है कि इस एग्जांपल के बाद बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है ना। देख मेरे बच्चे, एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, बिजनेसेस में ना यूजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, जानते हो आप ये बात? आप ये बात नोटिस करते हो कि बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनका काम होता है बिजनेस को संभालना, कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनका काम है फाइनेंस को संभालना, पैसे को संभालना। तो जो डीओएल है वो ऑपरेटिंग मैनेजर का रिस्क है। वो कहता है हे प्रभु इतनी सेल करा दे मेरी कि मेरे ऑपरेटिंग खर्चे निकल जाएं कम से कम। वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर परेशान होता है। यानी जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, अब एक बात को समझो, वो सिर्फ यहाँ तक के लिए इंटरेस्टेड होता है, वो खाली यहाँ तक का सोच रखा होता है। जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है वो इसके बियॉन्ड नहीं सोचता। बताओ क्यों? इसके बियॉन्ड उसकी जोन नहीं है। वो कहता है अरे पैसे वाले देखेंगे, जिन्होंने पैसा लोन उठाया है, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर अरेंज करे हैं, जिन्होंने पैसा अरेंज किया वो सोचेंगे। फाइनेंशियल मैनेजर इसके बाद सोचना स्टार्ट करता है। देखो मैं कई बार ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ऑपरेटिंग मैनेजर सोचता है, यहाँ से यहाँ तक फाइनेंशियल मैनेजर सोचता है और मालिक यहाँ से यहाँ तक सोचता है। कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी करके दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बारी अच्छे से अगर ये समझ आया तो मज़ा आएगा। कि जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है वो ये कहता है कि सेल से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक क्या हो रहा है, वो उसकी जोन है। मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। एक बात हो, प्राइमरी क्लास में बच्चों की लड़ाई हो गई तो क्या सेकेंडरी क्लास की टीचर्स को फर्क पड़ेगा? उन्हें क्या लेन देना, क्या मारो, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो अपनी क्लासेस देखेंगे। सेकेंडरी वाले बच्चों की लड़ाई हो गई तो सेकेंडरी वाले टीचर्स का काम है, लेकिन प्रिंसिपल को तो पूरा स्कूल देखना है। ऐसे ही समझो कि जो ऑपरेटिंग मैनेजर है वो यहाँ तक सोचता है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। फाइनेंशियल मैनेजर उसके बाद सोचना स्टार्ट करता है यहाँ से एंड तक। और जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, वो पूरे बिजनेस की टेंशन लेके बैठा होता है, वो सारी फिक्स्ड कॉस्ट की टेंशन लेके बैठा होता है। समझ गए आप मेरी बात? अब एक सवाल उठता है कि लिवरेज आती कैसे है। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, आराम से बैठना। लिवरेज के फॉर्मूलाज इस बेसिस पे बने हैं। लिवरेज के 3 फॉर्मूला है ना, ये तीनों फॉर्मूला इस बेसिस पे बने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा न्यूमरेटर में आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा डिनोमिनेटर में आएगा। बोलो मेरे साथ, मैंने क्या बोला? फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा न्यूमरेटर में आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा डिनोमिनेटर में आएगा। तो देखो आपके मन में अपने आप फॉर्मूला बनने लगेगा। DOL का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा। अब आप इधर सोचो, ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा कौन सा था? कंट्रीब्यूशन। और जब कंट्रीब्यूशन में से इसे माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? EBIT। यानी ये पहले वाला पैसा है, ये और ये बाद वाला पैसा है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है। यानी इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कभी नहीं भूलोगे, अगर मेरे तरीके से समझ लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे, अगर भूल भी गए तो याद अपने आप कर लोगे। क्या कहा मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले जो पैसा था वो न्यूमरेटर में आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा डिनोमिनेटर में आएगा, और इन दोनों की रेशियो से जो आंसर आएगा वो DOL आएगा। और DOL जितना हाई होगा उतना ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये मेजर ऑफ रिस्क है। ये सारी चीज़ें मेजर ऑफ रिस्क है। अगर दो कंपनियां A और B, एक का DOL आ रहा है 2, एक का DOL आ रहा है 4, तो इसका मतलब इसका ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, इसका ऑपरेटिंग रिस्क कम है, क्योंकि हम रिस्क नाप रहे हैं DOL से। DOL से हम क्या नाप रहे हैं? ऑपरेटिंग रिस्क नाप रहे हैं। तो जिसके DOL हाई होगी उसकी ऑपरेटिंग रिस्क उतनी ज़्यादा है, उसकी ऑपरेटिंग रिस्क उतनी ज़्यादा है, यानी उस बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ज़्यादा है, उस बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ज़्यादा है। कैसे देखी जाती है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT के फॉर्मूला से, सिंपल। अब अगला सवाल उठता है, सर DFL कैसे आएगा? अब देखो DFL अब यहां पे फंस जाओगे,
DFL आएगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा, लेकिन फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट तो दो है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट तो दो है। तो कौन सा, अभी अब आप लिखना मत प्लीज, मेरी बात को मानो, मत लिखना, क्योंकि लिख के वरना काटना पड़ेगा। मैं उसे ठीक कराना चाहता हूं, मैं ठीक लिखवाना चाहता हूं, इससे पहले 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात समझो। DFL का फॉर्मूला पहले इंस्टिंक्ट में मन में ये आएगा, लिखना मत, मैं मना कर रहा हूं लिखने के लिए। पहले इंस्टिंक्ट में मन में ये फॉर्मूला बनेगा कि सर हम ऊपर लिख लेते हैं EBIT, क्योंकि EBIT इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले वाला पैसा है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले वाला पैसा है, और इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दोगे तो EAES आ जाएगा, तो नीचे सर EAS लिख देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। मैं समझाता हूं कि ये क्यों गलत है। सर अभी तो आपने ये कहा फिक्स कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा, तो सर उस रूल के हिसाब से तो सही है कि सर देखो ना, ये दोनों थी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इन दोनों को पे करने से पहले वाला पैसा तो EBIT है, न्यूमरेटर में आ गया, और इन दोनों को पे करने के बाद EAES बचता है, वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक तो है? नहीं है ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें आपने इन दोनों को तो माइनस किया, लेकिन उसमें से टैक्स पूरा माइनस कर दिया। क्यों टैक्स माइनस कर दिया? टैक्स थोड़ा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या टैक्स फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है? आप क्या निकाल रहे हो? आप मुझे बताओ, आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, यानी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट, यानी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का लिवरेज निकालना चाहते हो आप। तो ये तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है ना, ये तो नहीं है, ये दोनों है, लेकिन ये तो नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। अब मेरी बात को समझो, हमें फॉर्मूला को लिखना चाहिए EBIT। सर EBIT तो ठीक है, हाँ EBIT तो ठीक है। अब एक काम करो, EBIT में से EBIT इंटरेस्ट को माइनस कर दो, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे हो गई एक, और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दो, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगी तो वो अलॉन्ग विद टैक्स माइनस होगी, इसीलिए कंसेप्ट 2 पढ़ाया था। अब समझ आया कंसेप्ट 2 क्यों पढ़ाया था? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड बिना टैक्स के पे नहीं हो सकता। जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, अगर पे करना है 70 रुपीज़, तो वो फील 100 रुपीज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ लेना सीखा है। मैं कुछ भी क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाता जो आपके काम ना आ रहा हो। अब आपको कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 पढ़ते हुए लग रहा था कि क्या बातें हो रही हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड इज एक्सपेंसिव, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, वो फॉर्मूला ही डेवलप वो बच्चा कर पाएगा जिसे आता हो, वरना डेवलप ही नहीं कर पाएगा फॉर्मूला। ठीक है जी, मेरी बात मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, मैं ये वाली बात दोबारा पढ़ाऊंगा, 2-3 बार पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल खर्चों की वजह से हमें कितना रिस्क है, फाइनेंशियल फिक्स खर्चों की वजह से हमें कितना रिस्क है। तो हम ये हम दिखाना चाहते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले हमारे पास कितना पैसा था, EBIT, और फाइनेंशियल फिक्स पे करने के बाद कितना पैसा था, ये था। क्यों? क्योंकि ये EBIT में से पहला फाइनेंशियल खर्चा माइनस हुआ, दूसरा फाइनेंशियल खर्चा अलॉन्ग विद टैक्स माइनस हुआ, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स माइनस हो रहा था। तो इसका मतलब हमने ये दोनों फाइनेंशियल खर्चे माइनस कर दिए, फाइनेंशियल फिक्स खर्चे माइनस कर दिए इसमें से। तो अब ये सही फॉर्मूला है, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। लेकिन एक बात को समझना, सुनो 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 सुन लो। कई बार आप किसी किताब को उठाओगे, कभी ICI की पब्लिकेशन, ICI ना थोड़ा 8 बजे के बाद पेपर बनाता है बेटे, तो आप समझ ही रहे हो किस हाल में होता है, झूमते हुए बनाता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, वो एक ही चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से लिख देता है, तो आपको समझ आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है आया तो EAES ही, नहीं गलत है। आदित्य कह रहा है सर इसमें आया तो EAES ही है, चलो मैं आपको भी प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर में। आदित्य आपका डाउट मेरे को याद रहेगा। आदित्य का कहना है कि सर इससे आया तो EAES ही है, नहीं, यहाँ पे मैंने पूरा टैक्स माइनस नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स माइनस किया, बाकी का टैक्स माइनस नहीं किया। मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको ये बात प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल रिमेंबर योर नेम एंड योर डाउट, डोंट वरी, आज की क्लास में ही हो जाएगा कवर। पर मेरी बात को समझो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ऊपर दिखाया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा, नीचे आया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। लेकिन ICI इसे कई और तरीकों से लिखता है। जैसे आप किसी आंसर में लिखोगे, ICI में ऐसे लिखा होगा उन्होंने, EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। भाई बात तो एक ही है, क्योंकि अगर EBIT में से इंटरेस्ट चला गया तो कौन बचता है, EBT। अरे कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है यार। इधर देख मुन्ना, इधर देख बेटा, EBIT में से इंटरेस्ट चला गया तो EBT बचेगा। तो बात तो वही है, आप EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख रहे हो, EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख रहे हो तो EBT ही तो लिख रहे हो, एक ही बात है। अच्छा, इसे ना और एक तरीके से भी लिख दिया जाता है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर मिसिंग। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं एग्जाम में, इनफैक्ट ICI ज्यादातर क्वेश्चन ही ऐसे देता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होंगे ही नहीं।
क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। मेरी बात को समझो, जब प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो उस केस में ये वाला पूरा पार्ट कट जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है EBIT अपॉन EBT। इसलिए बहुत सारे लोग आपको ये गलत फॉर्मूला बताएंगे कि बेटा DFL का फॉर्मूला होता है EBIT बाई EBT। तो आप उन्हें करेक्ट करना, आप उन्हें बोलना कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना हो। रिपीट करो मैंने क्या कहा, बोलो ये बात। ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला DFL का होता है? हाँ, बट तब होता है जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं हो। जिस क्वेश्चन में, जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, अगर एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करे तो उसके लिए DFL का ये फॉर्मूला लगता है। पीयूष क्लियर है बेटा? ये जयसवाल जी शाबाश। यानी ये फॉर्मूला सही है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब 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 हमारे पास कंसेप्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम दोनों तब ले सकते हैं जब प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में हो ही ना। क्या ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए? कुछ हद तक क्लियर हो गए? अभी अभी मुझे पता है मैं पहली बार फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, उतने अभी तो 5 बार पढ़ाऊंगा बेटे। अभी क्वेश्चंस के बाद पढ़ाऊंगा, बार बार नोट्स पे दोबारा आऊँगा, फिर इनके सेकंड फार्मूलाज पढ़ाऊंगा परसेंटेज चेंज वाले, होपफुली आज की क्लास के एंड में या अगली क्लास में। पर बेसिक बात समझ आ रही है कि हाँ सर आपने ये बताया सर देखो हम पढ़ रहे हैं, सर देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार रिव्यू करते हैं। सर हम पढ़ रहे हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब है हम रिस्क नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के रिस्क है। एक होते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के रिस्क, एक होते हैं फाइनेंशियल रिस्क जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के रिस्क है, और एक होते हैं कंबाइंड रिस्क जिसमें सारे रिस्क आ जाते हैं। तो जब भी हम लिवरेज निकालना चाहते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद वाले पैसे को डिवाइड करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। इसमें एक बात तय है कि EAES नहीं लेना। EAES क्यों नहीं लेना? क्योंकि EAES में पूरा टैक्स माइनस हो जाता है और टैक्स एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं होता। दोबारा बोलो, टैक्स एक फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता। सर फिर यहां काहे लिया है? बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड का जो टैक्स है वो होता है। सर ये तो आप गलत बात कर रहे हो, ये तो आप दो बातें कर रहे हो इकट्ठी। हाँ, लेकिन पूरा टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो टैक्स जो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए दिया गया है वो फिक्स है, बाकी का टैक्स फिक्स कॉस्ट नहीं है। मानो एक कंपनी ने 1 लाख रुपए टैक्स दिया है, तो उस 1 लाख में से 30,000 का टैक्स तो फिक्स है क्योंकि वो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए जा रहा था, बाकी का फिक्स नहीं है, इसलिए पूरा टैक्स माइनस नहीं हो सकता। अभी मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये बात। अब बात आती है कंबाइंड लिवरेज की। सुनो, 1 मिनट फिर से पेन रख दो और सुनो। आपने बचपन में शायद प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी पढ़ी होगी। आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए एक बात बताई गई होगी कि बेटा जब आप एंड लिखते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और लिखते हैं तो प्लस किया जाता है। कितने बच्चों को ये, मैं बचपन की प्रोबेबिलिटी का एक मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाई जाती है, आई होप आपने फाउंडेशन में भी ये बात पढ़ी होगी। तो 2 बातें पढ़ाई जाती हैं आपको कि बेटा जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में एंड आता है तो वहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब और आता है तो प्लस किया जाता है। कितने बच्चों को ये बात याद है? ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को याद थी ये बात? याद है? ऐसे थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर ये बात याद है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कुछ सुना सुना लग रहा है। पापी अभी कुछ महीने पहले ही तुमने फाउंडेशन पास करी है। ये पुरानी किताबें जला देते हैं, दिमाग में से भी जला देते हैं, ये कुछ नहीं याद रखते। सुनो, एंड और ये बात आपको क्लियर है ना? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक कंपनी को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज होती है, या एक कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज होती है? मतलब एक कंपनी को दोनों रिस्क होते हैं, दोनों रिस्क होते हैं तो एंड आएगा। और अगर ऐसा होता है कि किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज है, किसी को फाइनेंशियल लिवरेज है, तो और आएगा। आप बताओ, एंड आएगा कि और आएगा? एंड आएगा, करेक्ट। दोनों रिस्क होते हैं, एक कंपनी को यूजुअली दोनों रिस्क होते हैं, है ना? तो इसीलिए इनटू आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी, यानी इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके DCL आएगा। तो यानी जब हम DCL पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो वो DOL इनटू DFL करके आता है। यानी ये फॉर्मूला कैसे बना? DOL इनटू DFL करके। इनटू क्यों किया? क्योंकि एंड है, एंड कंपनी फेसेस ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, एंड इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया बीच में। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल रीजंस की वजह से इनटू आया बीच में।
तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा DCL का? देखिए DCL का फॉर्मूला बनेगा, अच्छा एक बात बताओ, जब इन दोनों फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? EBIT से EBIT कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। या फिर अब इन दोनों को इंटू करो, इसको और इसको इंटू करो, तो EBIT से EBIT कट गया, क्या बचा? DCL का फॉर्मूला बना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। और अगर हम ये बोलें इफ प्रेफरेंस शेयर्स मिसिंग है, मिसिंग मतलब अगर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो क्या होगा? फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, EBIT से EBIT कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो बेटे बताइए DCL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है ये बड़ा पॉपुलर है, ये फॉर्मूले पॉपुलर है। जल्दी से बताओ, कुछ समझ आ रहा है? देखो मैं अभी 100% की तो उम्मीद लगा के भी नहीं बैठा, अभी तो मैंने पूरा पढ़ाया भी नहीं अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अभी तो आई एम इन दी फेज जिसमें कि मैं इसे पढ़ा रहा हूँ आपको। इतनी बातें क्लियर है आपको? चलिए जी, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर DFL हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर एक कंपनी ने फाइनेंशियल, मान लो एक कंपनी ने उधार उठाया नहीं, लोन उठाया नहीं, फिर बिल्कुल ठीक बात है, तो नहीं होगा। उस केस में ये लिवरेज नहीं होगी, तो EBIT और EB ये बराबर ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा ना। फिर उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर होंगे तो 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना। तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर फिगर होंगी, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है? तब EBIT और EBT सेम फिगर होगी तो 1 आ जाएगा। यानी अगर एक बिजनेस का मिनिमम फाइनेंशियल लिवरेज है तो 1 होगा, कि उसकी कोई फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, ना उसके पास इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर आके 1 आ जाएगा फिर उसका आंसर। तब भी DCL में मल्टीप्लाई ही करेंगे 1 से, फिर मतलब DOL मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तब। चलो अभी ये परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अभी पहले मैं 1-2 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ 1-2 क्वेश्चन पढ़ने को तैयार हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़ाना चाहता, बहुत ज़्यादा सारा आज मैं सिर्फ और सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ाना चाहता, थोड़े से क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर वापस आ जाएंगे। धन्यवाद तीशा जी। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी किताब है, इससे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग। देखो कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, कोई मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, कोई स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चंस को कंपाइल किया है ताकि मैं सारे कंसेप्ट आपको दे सकूं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। फास्ट ट्रैक का पर्पस यही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा सकें, डिलीवर कर सकें। ठीक है जी, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तैयार हो ना आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के लिए? आइए पढ़िए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू नव्या कंपनी लिमिटेड। वो कहता है जी हम नव्या कंपनी नाम की कोई कंपनी है और उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, करिए बात। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, कंबाइंड लिवरेज क्या है, और फिर पूछा है कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। अर्निंग पर शेयर, मैं थोड़ा सीधा सीधा भारी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों वाले क्वेश्चन में नहीं पढ़ाना चाह रहा अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक एक करके एक हर एक बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का, हर एक शेयर है 65,50,000 के हमारे शेयर्स हैं। इससे मुझे क्या समझ आता है, मेरे साथ साथ वो लिखिए, आपको भी वो समझ आता रहेगा। देखिएगा मैं जैसे क्वेश्चन को टैकल करता हूँ, कोशिश ये करना कि आप भी वैसा ही मेंटल सेटअप बनाना, ईजी रहेगा आपके लिए। मैं ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ज़रूरी है लिवरेज के क्वेश्चंस को करने के लिए। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर अपनी चाहूँ तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाकर कैपिटल के बारे में भी लिख देता हूँ कि कितनी कैपिटल है हमारी। ठीक है जी, आई होप आप मेरे साथ साथ ये सब लिख पा रहे हैं।
चलिए जी, हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वर्किंग नोट। चलिए, पहली बात है हमारे पास इक्विटी शेयर इतने के हैं। एक बात बताओ, अगर 10 रुपये का हर एक शेयर है, आराम से समझना, अगर 10 रुपये का हर एक शेयर है और इतने लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो अगर मैं इसे 10 रुपीज़ से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? अगर इसमें से एक जीरो हटा दो तो बेसिकली 6,55,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो मुझे ये बात पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 6,55,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का हर एक शेयर है, तो यानी 65.5 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं हमारे पास। 65.5 लाख के शेयर्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अपने मन में बताओ ये कहाँ काम आएगा? सोच के बताओ जल्दी से, ये कहाँ काम आएगा? आपके मन में क्या इनकम स्टेटमेंट ठीक से बसी हुई है दिमाग में? वो आखिर स्टेप में काम आएगा। कितने बच्चों को याद है? ये देखो, मेरे मन में तो ये स्टेटमेंट बसी हुई है। मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स काम आएंगे, फिर ईपीएस निकलेगा। क्या आपके माइंड में ये बात चल रही है? आपके माइंड में ये बात चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल सर, यहाँ पे हमें यानी 6,55,000 से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। वो ये कहता है 12% हमारे बॉन्ड्स हैं और 60,91,400 के बॉन्ड्स हैं। बड़े वाहियात दाम के। अरे कोई फिक्स्ड, कभी कभी ना वो पता है क्या होता है, क्वेश्चन भारी नहीं बना पाता ना, तो फिगर उल्टी सीधी देके आपको तंग करने की कोशिश करता है। मतलब बेइज्जती वाली बात है ये। ऐसे अरे यार तू कंसेप्ट से लड़ना, हमसे लड़ना है तो ये क्या बच्चों वाली कैलकुलेशन से लड़ रहा है? कोई बात नहीं, माफ़ कर दो उसे। देखो 12% वाले डेट है हमारे पास 60 लाख, नहीं 12% वाली डेट है कितने की? 60,91,400। 60,91,400। ये बात भी समझ आ गई आपको? मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ ना इधर इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ। देखो अभी मुझे सेल नहीं पता, अभी मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, अभी मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं पता, अभी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, अभी मुझे ईबीआईटी नहीं पता, अभी मुझे इंटरेस्ट पता है। लेकिन इंटरेस्ट पता है, बताओ कैसे? इंटरेस्ट तो पता है सर आपको, 60,91,400 का 12%। कोई है ऐसा बच्चा जिसे इंटू करना आता हो जो मुझे बता दे कितना आता है ये? 73096.8। 0.8 नहीं आएगा बेटा, डबल जीरो था ना तो पूरी फिगर आएगी। 7,30,968 ये आएगा हमारा इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब कौन आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स माइनस होगा। क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं? वो देख लेते हैं अभी हम। ज़्यादातर क्वेश्चन में वैसे होते नहीं है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं? है नहीं वैसे कहीं पे भी, कोई हिंट नहीं है उनका, तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इसी को ईएईएस कह देंगे। आपको ये स्टेप समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? ईएटी को ही ईएईएस लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? इधर देखो, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो जो ईएटी है वही ईएईएस बन जाएगा। अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है तो फिर ये तो लाइन ही चली गई ना, तो ईएटी और ईएईएस बराबर हो जाएंगे फिर, ईएटी और ईएईएस, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। तो उसको वाले स्टेप को हटा देते हैं हम, स्टेप ही स्किप कर देते हैं, तो इसी को ईएईएस लिख देंगे। बस फिर इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी। यानी हमने सारी तैयारी कर रखी है और इनफैक्ट हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 6,55,000। लो जी, यहां तक आप मेरे साथ चल रहे हो ना? बिल्कुल। बोलिए बेटे, सिद्धार्थ, रुद्र, रईस, सलोनी, तुषार, दीक्षिता, जल्दी बोलिए बेटे। अभिषेक, यशु, जस्सी, राकेश, हर्ष, अभिजीत, हर्षित, कन्हैया, बोलिए। कूल मैन। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, अरे भैया सेल तो दी थी 111 लाख, 111 लाख, 111 लाख की सेल है, ठीक है। और वो ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट 7,15,000 है, 7,15,000, ठीक है जी, ये भी माइनस कर दिया हमने।
फिक्स कॉस्ट भी पता थी, हमें सेल भी पता थी, फिक्स कॉस्ट भी पता थी, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला है। फिर वो कहता है देखो पीवी रेशियो दे रहा है आपको, साथ ही साथ आपको पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं। वैसे ये कॉस्टिंग का कंसेप्ट है पर ये एफएम में भी काम आता है, तो मुझे इसका फॉर्मूला लिखवा देना चाहिए आपको। चलिए नोट्स पे चलते हैं, पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख कर आते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए ज़रा नोट्स वाली जगह पे, पीवी रेशियो क्या होती है ये कंसेप्ट, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा नोट है इसी के नीचे। वैसे इसके नीचे मत लिखो क्योंकि इसके नीचे मुझे और फॉर्मूलाज लिखवाने, ये भी और पेज जाएगा, कंसेप्ट 4 अभी बहुत बड़ा है, तो कहीं और अगर आपके पास खाली जगह है तो वहाँ लिख लो। देखिए जी, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, इस रेशियो को बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस रेशियो को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का अर्थ यह है दोस्तों कि आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हो, यानी कितना कंट्रीब्यूशन कमा पा रहे हो कितनी सेल करके, तो इसे निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के फॉर्मूला से, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 के फॉर्मूला से। ये होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, यानी आप कितनी कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो कितनी सेल करके। बेसिकली ये समझाता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी माइनस हो गई होगी 100 में से। जैसे अगर मानो कि कभी किसी कंपनी की पीवी रेशियो, एग्जांपल लो, किसी कंपनी की पीवी रेशियो 20% है, तो इसका मतलब है उसकी वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। इसका मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 80। यानी जब भी आप सामान बेचोगे 80% वेरिएबल खर्चा होगा, बचा हुआ 20% ही कंट्रीब्यूशन में जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, देखिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होकर कंट्रीब्यूशन आता है, तो जितना कंट्रीब्यूशन है सेल पे उसे बोलते हैं पीवी रेशियो। सेल पे कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, सेल पे कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है उसे कहते हैं पीवी रेशियो। तो अगर किसी कंपनी की पीवी रेशियो 40% है, मानो किसी कंपनी की पीवी रेशियो 40% है, तो इसका मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी। उसका मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी, 60%। ये बात मेनली कॉस्टिंग में पढ़ाई जाती है, बट एफएम में भी कई जगह पे काम में आती है। क्या थोड़ी थोड़ी बात काम चलाओ बात समझ आ गई? मेन तो कॉस्टिंग में समझाऊंगा ही जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा आपको। एक लाइन और लिखनी है तो लिख लो कि वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो प्लस पीवी रेशियो ये दोनों मिलाकर 100% होती है। मैंने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो, दोबारा सुनो, वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो प्लस पीवी रेशियो मिलाकर 100% होती है। यानी जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो वो 100% बन जाती है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की परसेंटेज पता हो तो दूसरे की परसेंटेज आप अपने आप निकाल लोगे। यानी अगर आपको एक की परसेंटेज पता है तो दूसरे की परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ये बात भी समझ गए आप मैंने क्या कहा? पक्की बात है? आई रिपीट अगेन, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो 100% होती है। अब इस क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो पता है, इस क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो पता है, हमें सेल भी पता है, तो हमें क्या निकल जाएगा सोच के बताना। इस फॉर्मूला को देखो, अगर मुझे सेल पता है, अगर मुझे पीवी रेशियो पता है, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगी, कंट्रीब्यूशन निकल आएगी आराम से। तो चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पीवी रेशियो है 25%। इसका मतलब पता है क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है कि इसका 25% यहाँ आएगा, यानी इसका 75% यहाँ आएगा, यानी इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी 75%, इसकी वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बचेगी 25%। ये मतलब है। लिखो जरा इधर एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ, ऐसे लिखो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और अगर ये 25% है तो और कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन सेल हमें 1 करोड़ 11 लाख रुपीस की पता है, तो 1 करोड़ 11 लाख का 25% निकाल दो आप। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, आप ही कर दो यार, कहाँ गया कैलकुलेटर, एक मिनट रुको ज़रा, कैलकुलेटर उठा लेते हैं हम ज़रा जल्दी से। तब तक आप भी मेरे लिए कैलकुलेशन कर दो। 1 करोड़ 11 लाख का 25%, तो 27 लाख 27,75,000। तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई बेटा, 27,75,000। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन 27,75,000 है, तो आप मुझे बताएं कि हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी। तो आप मुझे बताएं हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी। 83,25,000 ऐसा मुझे बच्चों ने बता दिया, ठीक है। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ गई, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो बेटे, 7,15,000 माइनस कर दो, 20,60,000 बचेगा।
20,60,000, इसमें से ये फिगर भी माइनस कर दो तो 13,29,032 बचेगा। 13,29,032। शाबाश समर्थ, शाबाश। इतना साथ साथ लिख पा रहे हो आप मेरे? कन्हैया जी, कूल। अब आप इसमें से टैक्स माइनस करिए। बताइए बेटा टैक्स कितना था इसके अंदर? कोई मुझे बता सकता है कि टैक्सेशन कितनी थी? सो इनकम टैक्स एप्लीकेबल वॉज 30%। ठीक है जी, इसमें से 30% आप टैक्स हटा दीजिए। सो यदि आप 30% टैक्स हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 398,710। बताइए बेटा माइनस करके कितना हो गया? 9,30,322। 9,30,322। अब उसमें उसे डिवाइड कर दीजिए 655,000 से, तो ईपीएस भी आ जाएगा आपके पास। कितना आ रहा है? 1.2, 1.42 पर शेयर, है ना? यानी हर शेयर का इतना ईपीएस है। अब जो उन्होंने मांगा है वो निकालते हैं। पहले बताओ इनकम स्टेटमेंट बनानी समझ आई आपको? ये बात तो समझ आ गई इस क्वेश्चन को पढ़कर कि भैया बिना इनकम स्टेटमेंट के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जल्दी बताओ, ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई कि बिना इनकम स्टेटमेंट के तो क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने जो जो मांगा है वो निकाल लेते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, क्वेश्चन ने जो कहा है वो नहीं निकाला। अभी तो हमने दिल खुश कर रहे थे बस। आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। हाँ भैया क्या चाहिए? कह रहा है यार तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे लिए ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो। ठीक है बेटे निकाल लाते हैं। बताइए जी ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आएगी? आप ये कहोगे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट देने से पहले वाला खर्चा यानी पैसा यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा यानी ईबीआईटी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी? 27,75,000 रुपीज़ और हमारी ईबीआईटी कितनी थी बेटा? 20,60,000। आप इन दोनों को डिवाइड करके मुझे ज़रा आंसर बता दीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज का। 1.35 और 34 बता रहे हैं बेटा। 347 है तो 35 बन जाएगा ना राउंड ऑफ करके, तो 1.347 लिख देता हूँ। चलो मैं भी एक बार रीचेक कर लूँ। 27,75,000 डिवाइडेड बाई 20,60,000। हाँ बेटा 1.347 आ रहा है, उतना छोड़ सकते हो या फिर 1.35 लिख सकते हो। आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1.35 लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, घबराना नहीं है। चलिए और क्या पूछा था जी उन्होंने? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज। अच्छा देखो एक बात समझना, 1 मिनट रुकना, पेन रख दो जरा, अब 2 मिनट के लिए पेन रख दो। पेन रख दो प्लीज, अगर मार्क्स पूरे चाहिए तो। मैं कुछ लिखूंगा आपने नहीं लिखना, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिडन गलती हो जाती है। बच्चे को बच्चा कहता है मैंने तो पूरा अच्छा पेपर किया था, मेरे मार्क्स काट लिए, आईसीआई ने गलती करी। आईसीआई गलती नहीं करता, आप गलती करते हो और आपको रियलाइज भी नहीं होता आप गलती कर रहे हो। सुनो मेरी बात, मत लिखना मत लिखना, 2 मिनट में बोल रहा हूँ क्या, अभी सिर्फ समझना। कुछ बच्चे डीसीएल निकालना है, अब वो कैसे निकालेंगे? डीओएल इंटू डीएफएल। वो कहेंगे हमें दोनों पता है। वो कहेंगे देखो हमें डीओएल पता है 1.35, मान लो उन्होंने इसे 1.35 लिख दिया था, और डीएफएल कितना था? डीएफएल भी क्वेश्चन में गिवन था 1. देखो 1.55 की फाइनेंशियल लिवरेज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। 1.55 की फाइनेंशियल लिवरेज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। तो आप इन दोनों को इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? करो 1.35 इंटू 1.55, 1.35 इंटू 1.55, तो ये आ जाएगा कितना? 2.0925। ऐसे आ जाएगा बच्चे का आंसर। 1 मिनट रुको, अब इसमें ना चांस की बात है कि आंसर सेम आ रहा है, बट एक और तरीका क्या हो सकता था कि आप ऊपर लिखते कंट्रीब्यूशन और नीचे लिखते ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं। तो क्या फॉर्मूला बनता?
तब यहाँ पे फिगर्स आती 27,75,000। मैंने लिखने के लिए मना किया है अभी, प्लीज़ मत लिखो। और ईबीटी, ईबीटी कौन है बेटे? ईबीटी है 13,29,000, 13,29,000 032। आप मुझे इन दोनों का डिवीजन बता सकते हैं कितना होता है? ज़रा जल्दी से बताओ। 27,75,000 डिवाइडेड बाय 13,29,000 032, तो ये आ रहा है 2.0879। अब आप ये देख रहे हो आंसर में फ़र्क आ गया। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आंसर में फ़र्क आ गया? क्यों फ़र्क आ गया? मैं उसका रीज़न देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपने राउंड ऑफ कर दिया था। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मैं इस फ़ॉर्मूला को प्रेफ़र नहीं करता जब तक कि ये राउंड फिगर्स ना हो ये दोनों। जैसे सोचो एग्ज़ाम्पल लो कि DOL है 1.5 और DFL है 2, तब तो मल्टीप्लाई होके 3 ही आएगा। जो मर्ज़ी कर लो 3 ही आएगा। फिर तो आपको पता है आपकी फिगर ठीक ही आएगी, फिगर में गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे फिगर में गलती होने के चांसेस हैं जब फ्रैक्शनल फिगर्स हैं। तो बेटर है कि आप फ़ॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि आईसीआई कितने पॉइंट तक एग्जैक्ट करने को बोलता है। आईसीआई का वैसे इसमें कोई नॉर्म नहीं है और आईसीआई का कोई सर पैर भी नहीं है। वो कभी 2 डिजिट तक जाता है, कभी 3 डिजिट तक जाता है। वैसे मेरी एडवाइस होती है 3 डिजिट तक जाना चाहिए। एक्यूरेसी लेवल आपका 3 डिजिट तक जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है जी? मेरी बातें क्लियर हैं आपको? इन्हें क्या कहा? मतलब 4th डिजिट तक नहीं भी जाओ कोई बात नहीं, बट इसे फिर राउंड ऑफ करके इसे 8 बना दो चाहे, बट 3rd डिजिट तक जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल प्रेफर दिस फॉर्मूला ओवर दिस फॉर्मूला। क्या आपको कंसेप्ट समझ आ गया मैंने क्या कहा? तो अब आप कॉपी करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ना कि ये वाला फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर मार्क्स तो उसमें मिल जाएंगे, देयर आर चांसेस कि मिल जाएंगे, बट बेटा ऐसा क्वेश्चन आईसीआई बना सकता है इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाए फ्रैक्शन की वजह से। सोचो दोनों ही राउंडिंग ऑफ की वजह से हो। हाँ, वो तब भी ठीक होगा। अर्पिता जो आप पूछ रहे हो, अगर अरिता, अगर आप दोनों बोल रहे हो कि 3rd प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही हम दोनों को ही लिखें तो भी ठीक होगा, डोंट वरी। इसे आप चाहो तो ऐसे पूरी फिगर लिखकर फिर ऐसे लिख दिया करो कि विच इज़ सिमिलर टू 2.09, ऐसे मेंशन कर दिया करो। इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर को पता है कि बच्चे ने पूरा भी लिख दिया और राउंड ऑफ भी कर दिया। अब वो मार्क्स देगा ही देगा। देखो हमारा पर्पस क्या है एग्ज़ाम में? मार्क्स लाना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि पूरा लिख दो और फिर उसके बाद राउंड ऑफ भी कर दो। जैसे मैंने इसे लिखा 1.347 व्हिच इज़ सिमिलर टू 1.35, मैंने राउंड ऑफ भी करके लिख दिया। मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ एग्ज़ाम में और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे लिखें, ऐसे हमेशा मार्क्स मिलेंगे। मतलब हमें ना एग्ज़ामिनर को कोई स्कोप ही नहीं देना मार्क्स काटने का। वो कहे जी राउंड ऑफ नहीं किया मार्क्स काट लो। वो कहे जी राउंड ऑफ ज़्यादा कर दिया राउंड मार्क्स काट लो। आप दोनों आंसर प्रेज़ेंट कर लो, बोलो जो चाहिए कर ले। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? एक बात तो शादी में इतना सारा खाना क्यों बनाते हैं? ताकि आप शादी से बाहर जाते हुए ये ना बोलो कि अरे ये तो मिला ही नहीं। वो सब रख देते हैं, आप जो खा सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको सब तरह का खाना परोस दिया जाता है ताकि आपने जो खाना है खा लो। ताकि बाहर जाके ये मत बोलना ये तो था ही नहीं। यश कह रहा है फिर भी बोलने वाले तो बोलेंगे। अरे आईसीआई नहीं बोलता बेटे, आईसीआई चुप हो जाता है। सुनो, अब हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस वैसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, बट फिर भी इधर निकाल कर दिखा देते हैं। ईएईएस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अब। ईएईएस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईएईएस था 9,30,000, 222 है ना, 322 अपॉन 6,55,000 शेयर्स, और इसकी फिगर आ गई ₹1.42 पर शेयर। ईपीएस पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर। कितनी कमाई हुई है एक शेयर पे, और ईपीएस का मतलब होता है एक शेयर पे कितनी कमाई हुई है। अर्निंग का मतलब हो गया टोटल कमाई, और अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर की कितनी कमाई हुई है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया मैंने आपको क्या कहा? जल्दी बोलो जल्दी, हाँ या ना में जवाब दो। अगर आप बोलोगे हाँ सर मुझे ये बातें समझ आ गई हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। ठीक है जी।
चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं इसका एक आधा पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी पार्ट आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं और इसको ध्यान देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी बैलेंसिंग फिगर की कैलकुलेशन सीखेंगे, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 4 ए, 3 कंपनीज हैं तो हम कंपनी ए के लिए क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बी और सी आपको होमवर्क दे दूंगा, या बी अभी आपसे करा लूंगा, सी होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना? ए मैं कराता हूँ, बी आप करेंगे। पहले सुन लो। हमें क्या मांगा गया है? प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। वो कह रहा है जी इनकम स्टेटमेंट बना दो। तो ठीक है, हम इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। हम लिख देते हैं पहले सेल्स ए लिमिटेड की, ठीक है जी। फिर उसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आ जाएगी ईबीआईटी, फिर माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस कर देते हैं टैक्स, फिर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर कहीं नहीं दिख रहे, कहीं इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो उसे इग्नोर कर दो, इसी को EAES लिख दो। नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं तो यहीं पे इनकम स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। चलिए जरा जल्दी से आप भी मेरे साथ साथ इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। फॉर्मेट तो तैयार कर ही लीजिए ना, ताकि हम तेज स्पीड में फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। सुनिए क्वेश्चन ने क्या क्या दिया, ये पढ़ते हैं जरा। ऋषिका आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटे। अगर एक बच्चा कह रहा है कि सर हम ऐसे ए बी सी तीनों साथ साथ नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट उसके फिर वर्किंग नोट मर्ज मिक्स हो जाएंगे, थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगेगी, इसलिए मेरे को ये तरीका बेटर लगता है। देखिए क्वेश्चन ने हमें इंटरेस्ट दे रखा है 200 का, तो अगर मैं इंटरेस्ट 200 रुपीज़ का लिखूं, और हमें क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन ने बोला है फाइनेंशियल लिवरेज 3/1 है। अब आराम से सुनो बेटे, एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट पता है, एक मिनट रुक जाओ, अब सुनो, अगर मुझे इंटरेस्ट पता है तो इंटरेस्ट किस लिवरेज में आता होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज में या फाइनेंशियल लिवरेज में? फाइनेंशियल लिवरेज में आता है। भाई देखो मुझे ना ये देखना है कि मुझे कोई इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ तो पता हो। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ पता है, इंटरेस्ट। अब देखो और कुछ भी नहीं पता। इनकम टैक्स का रेट पता है 45%, वो तो भाई तब निकलेगा ना जब अमाउंट पता होगा, वरना कैसे इनकम टैक्स निकलेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज 66 2/3। बेटा वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि 66 2/3% है। इसका मतलब अगर सेल 100% होती है, वेरिएबल कॉस्ट 66% होती है, तो कंट्रीब्यूशन 33 1/3% होगी। चलो ये भी समझ आ गया, लेकिन ये सब निकलेगा तो तब जब अमाउंट होंगे। आप मेरी बात को समझो, मुझे वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज पता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं पता, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, मुझे टैक्स का अमाउंट नहीं पता। जब तक ये नहीं पता होगा तो मुझे पूरे क्वेश्चन में अमाउंट के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, कौन? इंटरेस्ट। मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन में, आप मेरी बात को समझिए, मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन में अमाउंट सिर्फ एक ही चीज़ का गिवन है, किसका? इंटरेस्ट का। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का अमाउंट गिवन है, वो भी इंटरेस्ट का। और बताओ इंटरेस्ट किस फॉर्मूला में आता है? सर इंटरेस्ट आता है DFL के फॉर्मूला में। तो आप मेरे साथ इधर बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1 और ऐसे लिखो कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इस पोर्शन को काट दो क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। इस पोर्शन को लिख कर काट दो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि अरे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है इसलिए बच्चे ने इसे उड़ा दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपको EBIT पता है? नहीं, तो मैं क्या EBIT को x ले सकता हूँ? बिल्कुल x ले लो। और क्या मैं इसे x माइनस 200 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और DFL कितना है? 3:1।
DFL है 3:1। ये बात भी समझ आ गई आपको? बेटा मिसिंग फिगर निकालनी समझ आ रही है, कैसे निकालूंगा मैं? देखो, हमने कहा कि हमें इंटरेस्ट पता है, हमने इंटरेस्ट को यहाँ पुट कर दिया, EBIT को x ले लिया, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 200 आ गया। अब ये 3:1 पता है, तो ये इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। अब तो आसान हो गई कैलकुलेशन। सर अब तो बस कैलकुलेशन है। 3x माइनस 600 इज इक्वल टू 1x, ये उधर माइनस कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? क्या बात है मुन्ना, यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई, करेक्ट? तो यदि मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो क्या होगा? 300 आ गई, यानी EBIT आ गया। अब यहाँ पे लिख दो EBIT कि वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने EBIT निकाला है 300 का। ठीक है जी। अब इसमें से 300 में से 200 माइनस कर दो, बचेगा EBT 100, 100 में से 45 का टैक्स चला जाएगा, बचेगा 55। तो चलो नीचे की इनकम स्टेटमेंट तो पूरी हो गई। अब आप पढ़ो क्वेश्चन में और क्या गिवन है। यहां तक आप मेरे साथ चल रहे हो ठीक से? शाबाश। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, अगर मुझे ये अमाउंट पता है, अगर मुझे ये सब अमाउंट पता है, और क्या पता है क्वेश्चन में, और मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज पता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और वो कितनी है? DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है 4:1। कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे EBIT तो पता है। तो अगर मैं इस 300 को इससे इंटू कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1200 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 1200 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट तो नहीं? ट्वेल्व हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आ गया 1200 का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, यानी 900 होगी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि 1200 में से 900 माइनस होगा तभी तो 300 बचेगा। अच्छा अब एक बात समझो, अगर ये 33 1/3% है, आपको पता है ना 33 1/3 होता है 1/3। 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3, एक तिहाई। तो यानी इस फिगर में से एक तिहाई फिगर ये है। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैं रिपीट करता हूं, ये जो फिगर है ये एक तिहाई वाली फिगर है। तो अब इसे अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो ये वाली फिगर आ जाएगी। मैं इसे डिराइव करके भी दिखाता हूं, क्योंकि अभी तो हो जाएगा मेरे कहने पे, पर रिवीजन में अटक मत जाना, इसलिए इधर देखो। आपको पता है कि आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन कितनी है? नहीं, उसने वेरिएबल कॉस्ट दी थी। वेरिएबल कॉस्ट है 66 2/3%। सो जो कंट्रीब्यूशन है वो 33 1/3% होगी, क्योंकि उन दोनों को मिला के 100 आता है। तो अगर मुझे ये पता है कि 1200 इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ सेल्स, यानी 1200 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेल्स, तो 3 उधर ले जाओ, तो 3600 इज इक्वल टू सेल्स। सेल की फिगर 3600 है, यानी सेल की फिगर 3600 है। ये फिगर भी आ गई, ये अब ऊपर ले जाओ स्टेटमेंट में। सेल आ गया ना 3 गुना करके, यानी हमने क्या किया? हमने कंट्रीब्यूशन को 3 गुना कर दिया, तो सेल आ गई 3600 वर्किंग नोट नंबर 3 से। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर लिखना है, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए 2400, बस बन गई इनकम स्टेटमेंट, यही बनानी थी। आप मुझे ज़रा जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको इनकम स्टेटमेंट समझ आ गई? मैंने एक कंपनी के लिए करे हैं, मैंने ए लिमिटेड के लिए करा है, बी लिमिटेड के लिए आप करोगे? चलो बी लिमिटेड आप करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं शांति से सिर्फ लिख रहा हूं अपने आप आंसर अपना, आपने खुद से करना है, करो।
ठीक है जी। अभी बुक्स आपके पास नहीं पहुँची हैं, पीडीएफ्स आपको आपके बैच में मिल जाएँगे और वैसे मैं ये पीडीएफ सभी बैचेज़ में अपलोड कर दूँगा, आप चिंता ना करें। ये वाला पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूँगा आपके बैचेज़ में। ठीक है ना? जहाँ भी ड्राइव का लिंक है वहाँ पे उसमें आ जाएँगे अपने आप, आज क्लास के बाद आ जाएँगे। चलिए बी लिमिटेड आप अपने आप करिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, करो। बी लिमिटेड करके दिखाओ, सी लिमिटेड होमवर्क में कर लेना। बी लिमिटेड करो। चलिए मैं आपको एक बारी पूरा वर्ज़न ऑफ द क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे प्रेज़ेंट किया जा सकता था। तीनों आप अलग-अलग भी कर सकते थे और अगर आप इकट्ठे करना चाहते थे, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे इकट्ठे प्रेज़ेंट करना है, तो उसमें कैसे प्रेज़ेंट होता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ए लिमिटेड की स्टेटमेंट, ये बी लिमिटेड की स्टेटमेंट, ये सी लिमिटेड की स्टेटमेंट बना दी हमने। तो ए लिमिटेड के वर्किंग नोट्स यहाँ दिखा दिए, बी लिमिटेड के वर्किंग नोट्स यहाँ दिखा दिए और सी लिमिटेड के वर्किंग नोट्स यहाँ दिखा दिए। आप एक बार इस आंसर को कंफर्म कर लो कि आपने जब बी और सी कम लिमिटेड को सॉल्व किया है, मैंने अभी वीडियो पॉज़ कर दी थी, आपको टाइम दिया था करने का, क्या आपकी ये फिगर्स मैच हो रही हैं कि नहीं, आप ये देख लो, कि आपकी ये फिगर्स मैच हो रही हैं कि नहीं। अगर ये हो रही हैं, मैं बीच में से हट जाता हूँ ज़रा स्क्रीन में से। अगर आपकी ये फिगर्स मैच हो रही हैं, इसका मतलब आपने ठीक किया है। अगर आपकी फिगर्स मैच नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपने कहीं न कहीं गड़बड़ कर दी है। ये काफ़ी आसान था, कोई उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। मैंने आज आपको बेसिक प्रैक्टिस कराई है लिवरेजेस की, बिल्कुल बेसिक। धीरे-धीरे करके लेवल बढ़ाएँगे 2 क्लासेस में। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? परफेक्ट है। बच्चे कह रहे हैं जी आंसर हमारा क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन। बी और सी पार्ट आपने करने थे एंड आई होप कि आपने कर लिए हैं। अगर नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो ये जो सॉल्यूशन सेट है, अच्छा ये सब आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। जो भी मैं लिखता हूँ, मतलब नोट्स आप खुद लिखेंगे, नोट्स मैं आपको नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ कि नोट्स आप क्लास के अंदर ही लिखें। इसलिए मैं नोट्स की पीडीएफ आपको शेयर नहीं करूँगा, मैं पहले ही बता दूँ। बाद में आप बोलें मेरे नोट्स खो गए, मेरा पीडीएफ खो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे को कुछ मत कहिएगा। नोट्स आपने लिखने हैं क्लास के अंदर खुद ही और जो सॉल्यूशंस है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैं जितने भी जैसे मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशंस लिखे हैं, ये सबका पीडीएफ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपके लिए अपलोड हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपके पास सारे सॉल्यूशन आ जाएँगे। जो मैं क्लास में नहीं कराऊँगा, उनका मैं आपको टाइप्ड सॉल्यूशन दे दूँगा और जिनको मैं क्लास में कराऊँगा उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। जैसे ही जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ करेगा उस दिन आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा वर्ज़न समझ आ गया आपको? ठीक है जी। कोई एक आधा होमवर्क दे दूँ आज ट्राई करने के लिए? एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा और ये पीडीएफ भी आपको ड्राइव में मिल जाएगा अगर अभी आपके पास बुक नहीं पहुँची है क्योंकि। और साथ ही साथ 5th भी ट्राई करिए, 5th। तो मतलब आपने क्लास वर्क को रिपीट करना है। 3rd क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिएगा, 3rd मैंने कराना है। 1, 2, 4, 5 ये आपके होमवर्क है। 1, 2, 4, 5 मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्लास 1 का आपका होमवर्क कितना है? मैं ज़रा स्टार्टिंग में एक होमवर्क क्लास 1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये आपका होमवर्क है और हमने कंसेप्ट्स कितने पढ़ लिए हैं? 1 से लेके 4 तक। 4 वाला कंसेप्ट अभी हाफ हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है बेटे आपको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई विल सी यू गाइस टुमारो। कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? वरना क्लास यहाँ पे ओवर होती है आपकी।